हेलो दोस्तों, मेरा नाम ईशेंदु है एंड आई वेलकम यू टू सिंपली क्रैक। दोस्तों, इस लेक्चर में आज हम लोग करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ये आपको साल 2023 और साल 2024 के करंट अफेयर्स को कवर करेगी। दोस्तों, ऐसे करंट अफेयर्स जो किसी टॉपिक से जुड़े हों और इस टॉपिक से अगर एसएससी बार बार सवाल पूछता हो तो इस टॉपिक को भी मैं इसी लेक्चर में कवर करूंगा। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जो के संजय मूर्ति भारत के नए सीएजी हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनको शपथ दिलवा रही हैं। ये तो हुआ आपका करंट अफेयर्स। लेकिन आप एसएससी सीजीएल टीयर 2 का सवाल देखो, जो कि साल 2022 में आया था। पूछा जा रहा है जो सीएजी जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के तहत बना है, यानी कि आर्टिकल 148। इसी पेपर में सीएजी से जुड़ा एक और सवाल देखो। ये पूछा जा रहा है जो सीएजी का बेसिकली काम क्या है। ठीक है। तो जब मैं आपको करंट अफेयर्स बता रहा हूँगा उसके साथ साथ वैसे सारे इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा जो सीएजी से जुड़े होंगे, जो आपको एग्जामिनेशन में काम आएंगे। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे एक करंट अफेयर्स ये है जो इंडिया का पहला रिसर्च टेस्ट बेड जो है वो नॉर्वेस्टर के लिए ओडिशा में तैयार हो रहा है। नॉर्वेस्टर क्या है? ये है एक लोकल विंड। लोकल विंड से एसएससी बार बार सवाल बनाती है। सीजीएल टीयर 2 2022 का ही पेपर में आप सवाल देखो। पूछा जा रहा है जो दिल्ली और पटना के बीच में हॉट ड्राई ऑपरेसिंग विंड जो बहती है उसका नाम क्या है? उसे हम लोग लू कहते हैं। तो दोस्तों, जब हम लोग इस करंट अफेयर को देखेंगे तो इसके साथ साथ इंडिया के जितने भी लोकल विंड्स हैं उसके बारे में भी जानेंगे और इसके लोकल नाम कौन कौन से हैं वो भी जानेंगे। तो इन टोटल 100 क्वेश्चंस को डील करने में मैंने यही अप्रोच रखा है। तो ये तो आपको करना ही करना है। इसके अलावा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सिंपली क्रैक विद आलोक पे 2023 और 2024 का करंट अफेयर्स का पीडीएफ, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, वो मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव बॉडीज विल हैव 1/3 ऑफ द सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन अकॉर्डिंग टू द वुमेन रिजर्वेशन बिल 2023? महिला आरक्षण बिल जो है इसके हिसाब से 1/3 जो सीट्स होंगे वो महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। पूछा यहाँ ये जा रहा है जो ये 1/3 सीट्स जो होंगी वो किस लेजिस्लेटिव बॉडीज की होंगी। आपके ऑप्शंस हैं लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और काउंसिल्स। दोस्तों, इसका सही उत्तर है लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है। ये डायरेक्ट इलेक्शंस के द्वारा लोग चुने जाते हैं। ठीक है। इलेक्शन कौन कंडक्ट करता है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल जो होता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास होता है। ये एक फ्री बॉडी है। ठीक है। अब थोड़ा सा रिजर्वेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो वुमेन रिजर्वेशन है ये कब से इफेक्टिव होगा? तो सबसे पहली बात, नेक्स्ट सेंसस होना है। और ये जो सेंसस है ये तो ऑलरेडी डिलेड है। ठीक है। अब जब भी ये सेंसस होगा उसके बाद ये डिलिमिटेशन होगा। अब डिलिमिटेशन क्या होता है? आपने अक्सर ये सुना होगा जो ये नेता फलाना नेता इस कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत गए, है ना? या फिर कोई और नेता किसी और कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत गए। लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी अलग होती है, स्टेट की कॉन्स्टिट्यूंसी अलग होती है। ये कॉन्स्टिट्यूंसी डिसाइड कौन करता है? तो ये काम है डिलिमिटेशन कमीशन का। अब ये जो डिलिमिटेशन कमीशन है उसके हिसाब से अगर ये लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी है, आर्टिकल 82। स्टेट गवर्नमेंट की स्टेट असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसी है, आर्टिकल 170। ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये जो डिलिमिटेशन है ये यूं तो 10 इयर्स पे होता है। ठीक है। लेकिन 1971 में इस पे रोक लगाई गई थी 2000 के लिए, साल 2000 के लिए, और उसके बाद से 2026 2026 तक के लिए इस पे रोक लगा दी गई थी, ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल जो मेजर्स है ना, कौन वोट देता है? लोग वोट देते हैं। अब जहां लोग ज्यादा होंगे वहां पे कॉन्स्टिट्यूंसी भी ज्यादा होगी। इसके कारण से क्या है ना, जो ऑल ओवर इंडिया में, सॉरी फॉर द इंडिया मैप इस तरीके से मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे एक तरीके से नॉर्थ साउथ डिवाइड देखने को मिलता है। नॉर्थ में पॉपुलेशन ज्यादा है तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी भी ज्यादा है। साउथ में पॉपुलेशन कम है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी कम है। तो इसके कारण से एक तरीके का डिफरेंस क्रिएट होता है। यहाँ के लोग कम चुने जाते हैं, यहाँ के लोग ज्यादा चुने जाते हैं। तो इसको ओवरकम करने के लिए 42nd अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में डिलिमिटेशन पे रोक लगा दी गई थी। ठीक है। तो जो आपका कॉन्स्टिट्यूंसी बन गया, अब उसमें जितने भी लोग होंगे वही वोट करेंगे। ठीक है। जो बन गया सो बन गया। ठीक है। तो ये 10 साल का जो ये चलता आ रहा था ये इस पे ब्रेक लग गई। ठीक है। 2026 तक के लिए इस पे रोक लगा दी गई थी। और ये जो रिजर्व सीट्स होंगी महिलाओं की, ये रोटेशन बेसिस पे होंगी आफ्टर ईच डिलिमिटेशन एज पर द पार्लियामेंट्री लॉ। दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है विच कमिटी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रपोजिंग द इनिशियल ड्राफ्ट ऑफ द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल इन 2018?
पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2018 में जो आया था उसका इनिशियल ड्राफ्ट जो है वो किस कमेटी के द्वारा तैयार किया गया? आपके ऑप्शंस हैं नरसिम्हन कमेटी, बी एन श्री कृष्णा कमेटी, कस्तूरी रंजन कमेटी और तपन रे कमेटी। इसका सही उत्तर है बी एन श्री कृष्णा कमेटी। नरसिम्हन कमेटी था बीएसआर यानी कि बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए। कस्तूरी रंजन कमेटी की बात करें तो ये वेस्टर्न घाट से जुड़ा हुआ नाम है। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके अलावा कस्तूरी रंजन जी जो थे ये आपको एनईपी 2020 यानी कि एजुकेशन पॉलिसी 2020 के चेयरमैन भी हैं। ठीक है। तपन रे कमेटी की बात करें तो ये फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ा हुआ नाम है। और आपका जो ऑप्शन है वो बी एन श्री कृष्णा कमेटी। आखिरकार ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्यों देखने को मिल सकता है वो देखते हैं। दोस्तों, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो था अब ये एक्ट बन चुका है क्योंकि प्रेसिडेंट ने इसकी स्वीकृति दे दी है। ठीक है। अब इसको आपको एक टाइमलाइन से समझना पड़ेगा। जो सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था, नाम था केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसके तहत आपको प्रिवेसी को फंडामेंटल राइट माना गया था। ठीक है, अंडर आर्टिकल 21। और ये आपके हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवाल बन के आ चुका है ना। और इसी के तहत साल 2018 में 2028 में श्री कृष्णा कमेटी बनाई गई थी जिन्होंने इनिशियल ड्राफ्ट तैयार किया था पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल का। ठीक है, जो अब एक्ट बन चुका है और आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, व्हेन वाज द फर्स्ट इंडियन लॉ कमीशन एस्टैब्लिश्ड एंड हु चेयर्ड इट? पूछा जा रहा है जो पहला लॉ कमीशन जो है वो कब आया था और किसने उसकी अध्यक्षता की थी। आपके ऑप्शन है 1834 लॉर्ड मैकॉले, जो आपका सही आंसर है ना। पहला जो लॉ कमीशन जो था वो 1834 में आया था और लॉर्ड मैकॉले ने इसकी अध्यक्षता की थी। क्यों बनाया गया था ये तो वो समझो। दोस्तों, पहला लॉ कमीशन जो था वो आपको इनिशियल ड्राफ्टिंग ऑफ इंडियन पेनल कोड के लिए था। ठीक है, जो कि इंडियन पेनल कोड आपको फोर्स में यानी कि अस्तित्व में 1860 में आया। लेकिन अब एक नया लीगल कोड आ चुका है 2023 में जो कि पुराने वाले को रिप्लेस करेगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 जो है ये इंडियन पेनल कोड 1860 को रिप्लेस करेगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है ये आपको सीआरपीसी यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 को रिप्लेस करेगा। भारतीय साक्ष्य बिल जो है वो आपको इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस करेगा। कब से ये लागू है नया वाला? ये है 1 जुलाई से, 1 जुलाई। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इलेक्शन कमीशन इज फॉल्स? यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के कुछ इंफॉर्मेशन दिए गए हैं, पूछा जा रहा है जिसमें से गलत कौन सा है। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है, आर्टिकल 343 states the election commission includes the chief election commissioner and any number of election commissioner as decided by the president। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन गलत है। यहाँ पे आर्टिकल 343 नहीं होगा, यहाँ पे होगा आर्टिकल 324। बाकी की इन्फॉर्मेशन तो सही है ना। अब ये आर्टिकल 324 के तहत सुप्रिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल जो होगा वो इलेक्शन कमीशन के पास होगा चुनाव कराने के लिए। कौन कौन से चुनाव? तो लोकसभा के, राज्यसभा के, उसके बाद स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जितने भी चुनाव होंगे उसके, उसके अलावा आपको प्रेसिडेंट के चुनाव, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव, ये सारे के सारे जो हैं ये आपको इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराती है। दोस्तों, पंचायत का जो इलेक्शन है वो इलेक्शन कमीशन कंडक्ट नहीं कराती है, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा होता है। तो ये आपको समझना होगा। ठीक है, ये हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए हैं। इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट पास हुआ है। कब? तो विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट इन 2023। सुप्रीम कोर्ट का रिकमेंडेशन था जो सिलेक्शन पैनल बनेगी, ठीक है, जिससे चीफ इलेक्शन कमिश्नर चुना जाएगा, उसमें होने चाहिए प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ अपोजिशन। ये जो नया एक्ट आया है इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि जुडिशरी को आउट कर दिया गया है और यहाँ पे उनकी जगह में एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर डाल दिया गया है। ठीक है, और ये ही कारण है जो ये बिल विवादों में था। चलिए अगला सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द लखपति दीदी इनिशिएटिव। It aims to encourage women to start micro enterprise in village. It is being implemented by the Ministry of Rural Development। ठीक है, अब पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा इंफॉर्मेशन सही है, पहला पहला और दूसरा, दोनों, या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन सही नहीं है। दोस्तों, लखपति दीदी इनिशिएटिव जो है ये आपको माइक्रो एंटरप्राइज जो विलेज में स्थापित करने के लिए ही ये लाया गया है। दोस्तों, ये इनिशिएटिव है, कोई स्कीम नहीं है, आगे इसकी चर्चा करेंगे।
और ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा ही इम्प्लीमेंट किया जाता है, यानी कि दोनों इन्फॉर्मेशन सही है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो ये कोई अलग से कोई स्कीम नहीं है, एक आपको दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, उसी का ये पार्ट है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे 15 अगस्त 2023 को अनाउंस किया था, और जो कि वुमन को माइक्रो एंटरप्राइज बनाने के लिए विलेजेस में इनकरेज करना है, और इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। ठीक है, जिसके तहत 2 करोड़ महिलाएं जो हैं वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से ट्रेन होंगी टू अर्न एटलीस्ट 1 लाख पर एनम पर हाउस होल्ड। कैसे? तो स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, प्लम्बिंग, एलईडी बल्ब मेकिंग, ड्रोन ऑपरेशन। ठीक है, ड्रोन दीदी भी आपने टर्म सुना होगा, है ना। उसके बाद रिपेयर, टेलरिंग एंड वीविंग। ठीक है, और यही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? ठीक है, ऑयल इंडिया was previously a Navratna and now a Maharatna, ये इंफॉर्मेशन सही है। ओएनजीसी विदेश was previously a मिनी रत्ना, now a नवरत्ना, ये भी सही बात है। ठीक है, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है, इसने हाल ही में महारत्ना का स्टेटस उसको मिला है, मेकिंग द 14th सीपीएसई टू रिसीव दिस रिकॉग्निशन। यानी सारे के सारे जो इन्फॉर्मेशन है ये सारे के सारे सही हैं। एक बार इनको समझ लेते हैं। नवरत्ना स्कीम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपके एसएससी एग्जामिनेशन के लिए, जो कि 1997 में इंट्रोड्यूस किया गया था टू सपोर्ट सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वर्ल्ड की, उससे टक्कर लेने के लिए नवरत्ना स्कीम निकाली गई थी, ताकि हमारी जो कंपनियां हैं उसे आपको बढ़ावा दिया जा सके। कैसे? तो उसे पावर दिया जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर में, जॉइंट वेंचर्स में, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में, और इसी के तहत महारत्ना स्टेटस भी दिया जाता था। ठीक है, जिसमें से कुछ चुनिंदा नवरत्ना कंपनीज जो थी उसे रिकग्निशन मिलेगा। ठीक है, और उसे ग्रेटर ऑपरेशनल और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी जाएगी। अब कुछ क्राइटेरिया है महारत्ना बनने के लिए। पहला तो यह है, जो आपको नवरत्ना होना पड़ेगा, स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस 3 साल के देखने पड़ेंगे। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे डेटा दिया गया है, आप स्क्रीन को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ग्लोबल प्रेजेंस की बात करें तो इंटरनेशनल ऑपरेशंस होना चाहिए। टोटल 14 आपको महारत्ना है, यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें अब ऑयल इंडिया लिमिटेड भी जुड़ गया है, और ये आपके एसएससी में 2024 में जम के सवाल पूछा गया है। चलिए दोस्तों, अगले सवाल को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज इनकरेक्ट? सीएजी के बारे में सवाल पूछा जा रहा है। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशंस दी गई हैं, इसमें से पूछा जा रहा है जो कौन सा इनकरेक्ट है। चलिए एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशंस को पढ़ते हैं। पहला है, आर्टिकल 148 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द सीएजी। बिल्कुल सही बात है, और इस पे एसएससी ने बहुत बार सवाल पूछ भी रखा है। ठीक है, सीएजी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और 148 के तहत में सीएजी का अपॉइंटमेंट होता है। अगला है, के संजय मूर्ति इज द करंट सीएजी ऑफ इंडिया। ये भी सही बात है, अभी हाल ही में जो सीएजी बने हैं वो हैं के संजय मूर्ति। और द टर्म ऑफ सीएजी इज 5 years और अंटिल द एज ऑफ 65 years, विच एवर इज अर्लियर। नहीं दोस्तों, यहाँ पे 5 years नहीं होगा, यहाँ पे होगा 6 years। ठीक है, सीएजी का जो टर्म होता है वो 6 years होता है, अंटिल द एज ऑफ 65 years, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, और नरहरि राव वाज द फर्स्ट सीएजी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ये भी सही बात है ना। तो यानी कि ऑप्शन सी जो होगा ये गलत है, और पूछा जा रहा है गलत, तो यहाँ पे सी विल बी आवर आंसर। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कालाजार इज इनकरेक्ट? कालाजार एक बीमारी है, उसके बारे में पूछा जा रहा है, जो कौन सा इंफॉर्मेशन गलत है। इट इज ऑल्सो नोन एज वाइसेरल लेशमेनियासिस एंड द प्रोटोजियन पैरासाइटिक डिजीज, एंड इज अ प्रोटोजियन पैरासाइटिक डिजीज। बिल्कुल सही बात है। कालाजार इज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड फीमेल सैंड फ्लाई। ये भी सही इंफॉर्मेशन है। कालाजार प्राइमरली अफेक्ट्स द लिवर, स्प्लीन एंड द बोन मैरो। ठीक है, ये भी सही बात है, यानी कि गलत तो यही होगा फिर। कालाजार कैन बी प्रिवेंटेड विद अ वाइडली अवेलेबल वैक्सीन। दोस्तों, इसका कोई वैक्सीन नहीं है। ठीक है, अब ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवाल के रूप में इसलिए दिख सकता है क्योंकि इंडिया जो है ना, अब ये थ्रेश होल्ड पे है। इसने क्या किया है, जब 2 consecutive ईयर्स में 10,000 से कम केसेस रखे हैं। यही कारण है जो अब एलिमिनेशन की बात हो रही है, जो हमारी धरती से, ठीक है, इंडिया से कालाजार जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगी, कहेगी जो भाई कालाजार अब इंडिया से गायब है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कुलशेखरा पट्टनम स्पेस पोर्ट इज इनकरेक्ट? यहाँ पे कुलशेखरा पट्टनम पट्टिनम स्पेस पोर्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन से पूछा जा रहा है, जिसमें से गलत कौन सा है। द स्पेस पोर्ट इज बीइंग डेवलप्ड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। बिल्कुल सही बात है।
द स्पेस पोर्ट इज अ प्रोजेक्ट ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये भी सही बात है। द स्पेस द स्पेस पोर्ट इज डिजाइंड एक्सक्लूसिवली फॉर मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्चेस, नहीं, मिलिट्री नहीं, वैसे ही जो स्मॉल सैटेलाइट्स जो है ना उसके लॉन्च के लिए ये बनाया जा रहा है। तो कुलशेखरा पट्टनम स्पेस पोर्ट एम्स टू एनहांस इंडिया सैटेलाइट लॉन्च कैपेबिलिटी, ये तो सही बात है ना। तो यानी कि ये मिलिट्री वर्ड ड्रॉप होगा, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चेस के लिए ये तैयार किया जा रहा है। जब हमारे यहाँ ऑलरेडी आपको सैटेलाइट लॉन्च पैड है ही श्री हरिकोटा में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में, तो फिर हम लोग तमिलनाडु में क्यों बना रहे हैं? तो इसलिए बना रहे हैं, जो देखो यहाँ पे ये बन रहा है, कहाँ पे आप इमेज में देखो, कुलशेखरापट्टनम, यानी कि इंडिया के एकदम छोर पे। अब पहले क्या होता था, जब यहाँ से श्रीहरिकोटा से जो आपको सैटेलाइट्स या फिर रॉकेट्स जो उड़ते थे ना, जो उड़ाए जाते थे, उसकी डिब्री श्रीलंका में ना गिरे, इसके लिए हमें एक तरीके का मैन्यूवर करना पड़ता था, जिसे हम लोग कहते हैं डॉग लेग मैन्यूवर। ठीक है दोस्तों, मतलब इस तरीके से सैटेलाइट को रॉकेट को हमें मोड़ना पड़ता था। अब ये जरूरत नहीं है, छोटे छोटे जो हमारे रॉकेट हैं वो पीएसएलवी यहीं से मूव कर जाएंगे। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स जो हैं वो कुलशेखरापट्टनम से ही उड़ाए जाएंगे, और डिबड़ी जो है वो श्रीलंका पे नहीं गिरेगी। ठीक है, लोकेशन कहाँ पे है ये? तो ये है थुट्टुकुडी डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द वायकॉम सत्याग्रह इज इनकरेक्ट? पूछा जा रहा है जो वायकॉम सत्याग्रह के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसमें से गलत कौन सा है? वायकॉम सत्याग्रह जो है ये आपको मार्च 30 1924 से लेके नवंबर 23 1925 तक चला था, बिल्कुल सही बात है। ये जो मूवमेंट था, दिस मूवमेंट एम टू सिक्योर द राइट्स ऑफ द दलित्स टू एक्सेस रोड्स अराउंड द वायकॉम महादेव टेम्पल। वायकॉम महादेव टेम्पल जो थे उनके आसपास जो रोड थी उसके लिए, एक्सेस के लिए ये किया गया था, मतलब दलित राइट्स के लिए था, बिल्कुल सही बात है। वायकॉम सत्याग्रह वाज अ वायलेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। दोस्तों ये वायलेंट नहीं था, ये नॉन वायलेंट था। और ये मूवमेंट कहाँ पे था? तो केरला में था, ट्रेवनकोर में। ठीक है, ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवाल इसलिए आपको आ सकता है क्योंकि इसने अपने 100 साल पूरे किए हैं। ठीक है, 30 मार्च 1924, 30 मार्च 1924 में ये वैकोम सत्याग्रह हुआ है। ठीक है, और इसने अभी अपने 100 ईयर्स पूरे किए हैं। तो चांसेस है जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवाल बन के आए। और जब भी टेम्पल एंट्री मूवमेंट की बात होगी ना, सबसे पहला वैकोम सत्याग्रह ही था। इसने महात्मा गांधी का भी ध्यान आकर्षित किया था, उसके अलावा पेरियार का भी ध्यान आकर्षित किया था। बहुत ही बड़ा मूवमेंट था। ठीक है, टोटल 604 डेज तक ये चला था। ठीक है, नॉन वायलेंट मूवमेंट था, यही कारण है जो महात्मा गांधी भी आए थे, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया, टेम्पल एंट्री मूवमेंट्स की जब भी बात होगी उसमें सबसे पहला आप समझो, इनिशियल सबसे बड़ा जो आपको मार्क डाउन होगा वो वैकोम सत्याग्रह से ही होगा, है ना। कहाँ पे है? तो ये वैकोम जो है टाउन केरला में है, प्रिंसली स्टेट ऑफ ट्रेवनकोर में था। कुछ और इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स समझ लेते हैं जो कि कास्ट बेस्ड थे। एक तो है सत्यशोधक मूवमेंट, जो कि ज्योतिराव फुले के द्वारा लीड किया गया था इन 1873। ये एसएससी का फेवरेट है, बहुत बार सवाल आता है। ठीक है, उसके अलावा जस्टिस पार्टी मूवमेंट, टीएम नैयर, पी त्यागराज चेट्टी और सीएन मुदालियर। उसके बाद डिप्रेस्ड क्लासेस मूवमेंट, ये जो था वो बी आर अम्बेडकर के द्वारा 1924 में चलाया गया था। ठीक है, और इसके तहत आपको एक मराठी न्यूज़पेपर जो था उसका नाम था बहिष्कृत भारत, इनके द्वारा निकाला गया था, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट 1925 में आया था, ये पेरियार के द्वारा यानी कि ईवी रामास्वामी नाइकर के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगला सवाल है, वेयर डज द शोम्पेन ट्राइब रिजाइड? पूछा जा रहा है जो ये जो शोम्पेन ट्राइब है वो कहाँ रहती है। आपके ऑप्शन है काच्छदीवो आइलैंड, अंडमान आइलैंड, ग्रेट निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड। दोस्तों इसका सही उत्तर है ग्रेट निकोबार आइलैंड। ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवालों के रूप में इसलिए दिख सकता है क्योंकि पहली बार 7 लोग जो हैं वो शोम्पेन ट्राइब के वो आपको वोट देने के लिए आए। ठीक है, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में। कौन सा? तो अंडमान एंड निकोबार लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में। ये जो शोम्पेन ट्राइब है वो पीवीटीजीज का पार्ट है। पीवीटीजीज क्या होती है? तो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। देखो दोस्तों ऐसा है, जो ट्राइब्स जो होते हैं ना वो अपने आप में समझो उतना डेवलप कर नहीं पाते हैं, और लेकिन बहुत सारे ट्राइब्स हैं, है ना। तो इन सभी को कम करने के लिए सबसे ज्यादा वल्नरेबल कौन है इसको पता लगाने के लिए देभार कमीशन बनाया गया था 1973 में। ठीक है, और इसके तहत प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स का पता लगाना शुरू किया गया,
जो इस जो बहुत बड़ा जो ट्राइब्स का नंबर है, इसमें से कौन से ऐसे हैं जो कि सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं। 2006 में यही जो प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनका नाम बदल के पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप कर दिया गया था। टोटल 75 हैं, ये भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और सबसे ज़्यादा आपको जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं वो ओडिशा में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अंडमान आर्किपेलागो में, आर्किपेलागो का मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। अंडमान आर्किपेलागो में टोटल 5 पीवीटीजीज होते हैं। कौन कौन? तो ग्रेट अंडमानीज, जरावास, जारवास, ऑन्जेस, शॉम्पेन्स और नॉर्थ सेंटिलीज। दोस्तों अगला सवाल है, एज ऑफ द 2023-2024 ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, व्हाट इज इंडियाज एचडीआई वैल्यू एंड द ग्लोबल रैंकिंग। दोस्तों ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023-2024 के आधार पे इंडिया की एचडीआई वैल्यू क्या है और ग्लोबल रैंकिंग क्या है। दोस्तों एचडीआई वैल्यू है 0.644, रैंकिंग है 134। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट से अक्सर ऐसे सवाल पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए। अभी हम लोगों ने सुधार देखा गया है 2021 के डेटा के हिसाब से, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 है ये। 2021 में हम लोग 135th पायदान पे थे, अभी एक पायदान आपको ऊपर देखने को मिल रहे हैं, हम लोग 134th पोजीशन पे देख रहे हैं, ये एक इम्प्रूवमेंट है। एचडीआई वैल्यू की बात करें तो 0.644। आपको ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला जाता है उसके जो वेटेज होते हैं वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, जीएनआई, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा के बेसिस पे तैयार किया जाता है। इसके तहत हम लोग मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट की कैटेगरी पे हैं। रीजनल कंपैरिजन की बात करें तो चाइना हमसे अच्छा है, श्रीलंका अच्छा है, मालदीव्स अच्छा है, भूटान अच्छा है, बांग्लादेश अच्छा है। श्रीलंका को लेके इस बार के सीजीएल प्री में 2024 में सवाल भी पूछा गया था, है ना, पूछा गया था इसमें से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रैंकिंग क्या है श्रीलंका की। ठीक है, और हमसे बुरी कंडीशन में म्यांमार है, नेपाल है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। ठीक है, तो ये एक चीज आप देख लो, जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है ये 2023-2024 का है, इसका टाइटल है ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में हमारा रैंक बनता है 108। अभी हम लोगों ने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट देखा था जिसके तहत हम लोगों ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखा था, जो इंडिया की रैंकिंग थी 134th। इसी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में आपको जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स भी देखने को मिल जाएगा। इसमें हम लोग 108 पोजीशन पे हैं आउट ऑफ 193 कंट्रीज। एक तरीके का सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आपको 2021 के मुकाबले यहाँ पे देखने को मिलेगा। 14 रैंक की हमें बढ़त मिली है। ठीक है, और जब भी कोई सिग्निफिकेंट जंप होता है तो वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवालों के रूप में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग। दोस्तों ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है, यहाँ पे हम लोग 129th पोजीशन पे बैठे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे 2 प्लेसेस का ड्रॉप आपको देखने को मिलता है। 127th था पिछली बार की रैंकिंग, इस बार 129th है। टॉप रैंकर की बात करें तो आइसलैंड जो है वो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में टॉप पे बैठा हुआ है। ठीक है, और अगला सवाल है, according to World Economic Forum, what is India's rank in the 2024 Energy Transition Index ETI? दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स भी जारी करता है। 2024 के हिसाब से हम लोग हैं 63rd पोजीशन पे। ठीक है, 2023 में थे 67th पे, लेकिन 2024 में इंप्रूवमेंट है, हम लोग 63rd पोजीशन पे बैठे हुए हैं। ठीक है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कोई इंटर गवर्नमेंटल संस्था नहीं है, ये एक प्राइवेट संस्था है, जस्ट लाइक एन एनजीओ। ठीक है, विच इज फाउंडेड बाय क्लॉस श्वाब इन 1971। इसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, अगला सवाल है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024। दोस्तों ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में हम लोग बैठे हुए हैं 105th पोजीशन पे। ठीक है, और ये बहुत ही बेकार स्थिति है क्योंकि आउट ऑफ 127 हमारी रैंकिंग है 105th पोजीशन पे। ठीक है, इट इज इंडिकेटिंग अ सीरियस लेवल ऑफ हंगर। अब आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो जो कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो जारी करते हैं, कौन जारी करते हैं, ये जारी करते हैं वेल्टहंगर हेल्फे, जो कि जर्मन बेस्ड संस्था है, और इसके अलावा इफप्री, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहीं से मैंने ये लिया है। आप इमेज में देख सकते हो, ये जो पूरा का पूरा एरिया है ये आपको सीरियस लेवल ऑफ हंगर दिखाई देता है, जिसमें इंडिया
पाकिस्तान और अफगानिस्तान आते हैं। ठीक है, और हमसे बेटर स्थिति में है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। और कभी कभी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में रीजनल कंपैरिजन भी पूछ देंगे, खासकर हंगर इंडेक्स की बात आएगी तो पूछ सकते हैं। तो इंडिया परफॉर्म्स बेटर देन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, हाउएवर वर्स देन म्यांमार, नेपाल एंड श्रीलंका। ठीक है, और किस बेसिस पे डिसाइड होता है हंगर इंडेक्स, ये भी समझना जरूरी है। अंडर न्यूरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। विच कंट्री टॉप्ड द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 रिलीज्ड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। दोस्तों, ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है, और पूछा जा रहा है जो टॉप पे कौन है ना। इंडिया की रैंकिंग नहीं पूछी जा रही है, टॉप पे कौन है वो पूछा जा रहा है। दोस्तों, राइट आंसर इज आइसलैंड। आप इस तरीके से इमेजिन कर सकते हो, जो एक तरीके का आइस स्तूपा है। ठीक है, और ये पीस को सिंबलाइज करता है। ठीक है, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। वैसे मैं आपको कारण बता दूं, जो आपको ग्लोबल पीस इंडेक्स में आइसलैंड इसलिए टॉप पे है क्योंकि वहां पे पुलिस थाना नहीं होता है। ठीक है, पूरी की पूरी बर्फ है। ठीक है, तो ग्लोबल पीस इंडेक्स रैंक्स 163 कंट्रीज बेस्ड ऑन देयर लेवल ऑफ पीसफुलनेस। इंडियाज रैंक की बात करें तो 116th पोजीशन इन 2024, जो कि 2023 के मुकाबले आपको ऊपर है, यानी कि 2023 में हम लोग 126th पोजीशन पे थे। अगला सवाल है, व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 रिलीज्ड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। दोस्तों, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। 2024 के आंकड़ों के हिसाब से हमारी पोजीशन क्या है? तो 126 पोजीशन है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। और इंडिया जो है वो 126 पोजीशन पे बैठा हुआ है, जो कि 2023 के मुकाबले सेम ही है। फिनलैंड टॉप पे है। कैसे याद रखोगे? तो आप इमेजिन कर सकते हो, एक फिश है जो कि बहुत ही हैप्पी है और अपने फिन को फ्लैप कर रही है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अगला सवाल है, विच स्टेट टॉप्ड द नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-2024? यहाँ पे एसडीजी का मतलब हुआ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। पूछा जा रहा है जो नीति आयोग के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2023-2024 के हिसाब से कौन सा स्टेट टॉप पे बैठा हुआ है। यहाँ पे दो एंट्रीज आपको देखने को मिलेगी, केरला और उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों, केरला और उत्तराखंड जो है ये ज्वाइंटली इस बार साझा कर रहा है टॉप पोजीशन को। कंपोजिट स्कोर फॉर इंडिया इंक्रीज फ्रॉम 66 इन 2020 टू 71 इन 2023 टू 2024। दोस्तों, एसएससी ने एक बार पूछा था जो वर्स्ट स्टेट कौन सा है, तो बिहार जो है वो वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट है जब नीति आयोग की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स की बात आती है। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, वेयर वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल हेल्ड? पहला इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? दोस्तों, ये न्यू दिल्ली इंडिया में ही मनाया गया। हम लोग सोलर एनर्जी पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। हम लोग का बजट एलोकेशन भी सोलर एनर्जी के प्रति बहुत ही ज़्यादा बढ़ा है। पहला इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल जो है ये न्यू दिल्ली में सितंबर 5th और 6th को मनाया गया था, और ये ऑर्गेनाइजर था इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ISA। ठीक है, टू प्रमोट द ग्लोबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द सोलर एनर्जी। ठीक है, और इंडिया को इस बार फिर से प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है, किसके लिए? इंटरनेशनल सोलर अलायंस के लिए। कब तक? 2026 तक के लिए। ठीक है दोस्तों, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो साल 2016 यानी कि 2026 में इंडिया और फ्रांस ने मिलकर ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये क्या था? तो जितने भी ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं उन्हें ये बताया गया है जो आप आओ और इंटरनेशनल सोलर अलायंस ज्वाइन करो, और इसके हिसाब से हम लोग सोलर एनर्जी को प्रमोट करेंगे। ठीक है, और एक और न्यूज़ आपको दिमाग में रखनी है, जो महाराष्ट्र का पहला सोलर विलेज मांछियावाड़ी was inaugurated in the city of सतारा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। Who were awarded the 2023 इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट? दोस्तों, पूछा जा रहा है जो 2023 की इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट में किसे दिया गया इस बार? आपके ऑप्शन है अली अबू अवाद एंड अरुंधति रॉय, डैनियल बैरनबोइम एंड कैलाश सत्यार्थी, अबू अली अवाद एंड डैनियल बैरनबोइम और अरुंधति राय और कैलाश सत्यार्थी। दोस्तों, इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 2023 का अली अबू अवाद और डैनियल बैरनबोइम को दिया गया है। अब ये दोनों व्यक्ति कौन है वो समझते हैं। देखो, अली अबू अवाद जो है ये
पैलेस्टीनियन पीस एक्टिविस्ट हैं, और डेनियल बोरेनबॉइन जो हैं ये अर्जेंटीना बेस्ड पियानिस्ट हैं। ठीक है, वर जॉइंटली अवार्डेड द 2023 इंदिरा गांधी प्राइज फॉर देयर एफर्ट्स इन प्रमोटिंग द नॉन वायलेंट रेजोल्यूशन फॉर द इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा ये प्राइज दिया जाता है, विच वाज एस्टेब्लिश्ड। ये प्राइज कब एस्टेब्लिश किया गया था? तो 1986 में। अगला सवाल है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द निजुत मोइना स्कीम फॉर टू कॉम्बैट चाइल्ड मैरिज। दोस्तों ये स्कीम जो है ये आसाम गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है, और इस स्कीम का दो पर्पस है। एक तो ये है जो चाइल्ड मैरिज जो है उसको प्रिवेंट किया जाए, और इसके अलावा वुमेन के एजुकेशन को आगे बढ़ाया जाए, उसको प्रमोट किया जाए। Which state became the first to approve the unified pension scheme? यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव करने वाला पहला स्टेट कौन सा है? दोस्तों ये है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को पहली बार, सबसे पहले उसी ने अप्रूव किया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम की बात करें तो ये गवर्नमेंट के द्वारा 24 अगस्त 2024 को अनाउंस किया गया, और ये इफेक्टिव है 1 अप्रैल 2025 से। ठीक है, देखो 2004 से पहले था ओल्ड पेंशन स्कीम, उसके बाद आया न्यू पेंशन स्कीम। ठीक है, अभी क्या है ना, जो न्यू पेंशन स्कीम के साथ साथ एक ऑप्शन आपको मिल रहा है अब नया, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ठीक है, और जिसमें महाराष्ट्र जो है उसने इसको अप्रूव कर दिया, जहां भाई आने दो हम लागू करेंगे। चलिए अगला सवाल है, व्हाट वाज द न्यू लोन कैटेगरी इंट्रोड्यूस्ड अंडर द मुद्रा स्कीम इन द यूनियन बजट 2024-2025? दोस्तों मुद्रा योजना से सवाल आपको बहुत बार पूछे गए हैं, एसएससी ने बहुत बार पूछे हैं। ठीक है, और यहाँ पे पूछा जा रहा है जो एक नया कैटेगरी इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, यूनियन बजट में 2024-2025 में, कौन सा है? दोस्तों द आंसर इज तरुण प्लस। ठीक है, ये आपको समझना होगा। देखो मुद्रा स्कीम का सबसे पहले आप फुल फॉर्म समझ लो, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। ये एसएससी ने पूछ रखा है, थोड़ा सा ट्विक करके आपको दे देंगे। ठीक है, माइक्रो को मैक्रो कर देंगे। ठीक है, कुछ भी करके वो पूछ लेते हैं। ये आपको 2025 में अप्रैल 8 को लॉन्च किया गया था। किस लिए किया गया था और किस डिपार्टमेंट, किसके द्वारा किया गया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। ये भी आपको समझना होगा। ठीक है, किस लिए किया गया था? तो माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाए। ठीक है, और स्मॉल बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। लोन की कैटेगरी की बात करें तो अप टू 50,000 के लिए है शिशु, 50,000 से 5 लाख के लिए है किशोर, तरुण है 5 लाख से लेकर 10 लाख तक, और अब आता है तरुण प्लस जो कि 10 लाख से लेकर 20 लाख तक है। यही आपको इस बार इंट्रोड्यूस हुआ है। इसमें कंडीशन यह है ना, जो अगर आपने तरुण का लोन ले रखा है पहले, ठीक है, और आपकी या फिर कोई और भी लोन ले रखा है जिसमें आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है, मतलब आप उसको चुका रहे हो, ठीक है, तो फिर यू विल बी एलिजिबल टू गेट तरुण प्लस लोन। ठीक है, और कौन देता है ये लोन? तो ये बैंक के थ्रू आपको मिल सकता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ भी मिल सकता है। ठीक है, तो उसके अलावा बाकी के जो कैटेगरीज हैं उसका भी आप फायदा ले सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विच मेडल डिड मनु भाकर विन इन द वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट इन द पेरिस 2024 ओलंपिक्स? तो मनु भाकर जो हैं उन्हें वुमेन 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में पेरिस 2024 ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल मिला था। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। हमें गोल्ड एक भी कहीं भी नहीं मिला। टोटल मेडल 36, 1 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज। मेडल विनर की बात करें तो मनु भाकर को 2 ब्रॉन्ज मिलता है। एक तो मिलता है वुमेन 10 मीटर एयर पिस्टल में, और एक मिक्स्ड 10 मीटर एयर पिस्टल में। इसके अलावा स्वप्निल कुसाले को मिलता है एक ब्रॉन्ज मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस में। नीरज चोपड़ा को मिलता है एक सिल्वर। हम लोग गोल्ड ले जाते हैं पाकिस्तान, है ना। 1 सिल्वर मेंस जेवलिन थ्रो। अमन शेरावत की बात करें तो 1 ब्रॉन्ज मेंस 57 केजी फ्री स्टाइल रेसलिंग में। इंडियाज मेन हॉकी टीम को भी एक ब्रॉन्ज मिलता है। रैंकिंग की बात कर ले तो हम लोग 71st रैंक पे आते हैं। फ्लैग बेरर से अगर सवाल पूछ दे तो पीवी सिंधु और शरत कमल जो थे वो ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बेरर थे, और मनु भाकर और पीआर श्रीजेश जो थे ये क्लोजिंग सेरेमनी में आपको फ्लैग बेरर थे। अगले सवाल की ओर चलते हैं। What is the primary objective of the Deepam 2.0 scheme launched by आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट? पूछा जा रहा है जो दीपम 2.0 स्कीम जो है वो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑप्शंस देख लेते हैं। टू प्रोवाइड फ्री कुकिंग गैस सिलेंडर्स टू फाइनेंशियली अनस्टेबल फीमेल सिटीजन्स, बिल्कुल सही, यही है आपका ऑप्शन। ठीक है, ये जो दीपम 2.0 स्कीम है ये आपको फ्री कुकिंग गैस सिलेंडर देगा, ठीक है, टू फाइनेंशियली अनस्टेबल फीमेल सिटीजन्स। तो ये आपको दिमाग में रखना है।
अगला सवाल है, वेयर वॉज द फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट हेल्ड? पहला एशियन बुद्धिस्ट समिट कहाँ पे किया गया है दोस्तों? ये भी आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिल जाएगा, और होस्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन। ठीक है, और थीम क्या था? तो रोल ऑफ बुद्ध धर्म इन स्ट्रेंथनिंग एशिया, रोल ऑफ बुद्ध धम्म इन स्ट्रेंथनिंग एशिया। किस लिए किया गया था? ताकि जितने भी संघ लीडर्स हैं उनको यूनाइट किया जाए, स्कॉलर्स को बुलाया जाए, बुद्धिस्ट प्रैक्टिशनर्स को बुलाया जाए एक जगह पे। ठीक है, अब कुछ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के ईयर एंड रिव्यू को देख लेते हैं। देखो, कभी भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इससे सवाल आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। आपको एक पेज में ही सारी इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के ईयर एंड रिव्यू से लिया गया है। मेरी माटी मेरा देश, ठीक है, ये बेसिकली नेशन वाइड कैंपेन था। किसके लिए? तो जिन्होंने अपने देश के लिए जान गंवाई है, उसके सम्मान के लिए। ठीक है, अमृत वाटिका एंड अमृत महोत्सव मेमोरियल जो है, ठीक है, ये प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ये फाउंडेशन स्टोन ले किया गया था। इसमें क्या है ना, जो मिट्टी कलेक्ट की जाएगी ऑल ओवर द नेशन, ये बेसिकली इंटीग्रेशन के लिए है। ठीक है, यूनिटी के लिए है, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए है। G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप जो है, इसके उसका आउटकम डॉक्यूमेंट काशी कल्चर पाथवे तैयार किया गया था। अपॉन द G20 कंट्रीज इसके बीच में सहमति बनी। ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट की बात कर लें तो होस्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इन कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन। इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिजाइन BNL इनॉग्रेटेड बाय PM एट रेड फोर्ट। ठीक है, BNL इटालियन वर्ड है दोस्तों। ठीक है, इसका मतलब 2 साल पे। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में आपको शांति निकेतन और होयसला टेम्पल इंक्लूड किया गया है। ठीक है, ये 2023 की बात हो रही है। अभी आपको शेराइडो मोइडम्स ऑफ अहोम किंगडम ऐड किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इन 2024। ठीक है, गरबा जो है ये भी 2023 में ऐड किया गया है। 2024 में एक और एंट्री आपको देखने को मिल जाएगी, वो है आपको नवरूज। लेकिन नवरूज इससे पहले भी ऐड किया गया है। लेकिन नवरूज आपको सिर्फ इंडिया में ही नहीं मनाया जाता है, आपको सेंट्रल एशिया में पारसी कम्युनिटी वगैरह में जितने हैं वो मनाए जाते हैं। तो ओवरऑल सबको इंटीग्रेट करके 2024 के लिए नवरूज एंट्री दी गई है, जिसमें आपको ये इंडिया में भी रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी पीस प्राइज 2021 मिलता है 18 जून 2023 को। ग्वालियर और खोजी खोड़े जो है, ये इसको यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2023 में ग्वालियर को म्यूजिक के लिए और खोजी खोड़े को लिटरेचर की कैटेगरी में डाला गया है। ठीक है, सिटी ऑफ लिटरेचर इज खोजी खोड़े, सिटी ऑफ म्यूजिक इज ग्वालियर। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव की बात कर लेते हैं तो ये 11 से लेके 19 फरवरी 2023 तक मुंबई में किया गया। मेरा गांव मेरी धरोहर बहुत ही बढ़िया स्कीम है ये, जिसमें क्या है ना, जो आपके गांव की जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें, हेरिटेज चीजें हैं, उसको सामने उभार के लाया जाएगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की बहुत ही अच्छी स्कीम है। ठीक है, इसमें ये स्टार्ट किया गया है आपको कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में। कहाँ पे? तो 27 जुलाई 2023। उत्कर्ष क्या है? तो इंडिया का लार्जेस्ट फोक एंड ट्राइबल कल्चर इवेंट है, जो कि 3 से लेके 5 अगस्त 2023 को भोपाल में स्टार्ट हुआ, और विच इज इनॉग्रेटेड बाय द्रौपदी मुर्मू। तो ओवरऑल ये आपकी समरी रही, इस जो कि 2023 के लिए है। इससे आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं। ये क्या है? तो ये है यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, टोटल 43 है। जैसा कि मैंने आपको बताया, नया ऐड हुआ है श्राइडो मोइडम्स। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, और एक बार आप इसको जरूर पढ़ लेना। इसको पढ़ लोगे तो कभी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये एसएससी का फेवरेट है, इससे वो सवाल पूछते ही पूछते हैं, है ना। ये क्या है? तो ये लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज एलिमेंट इन इंडिया। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, गरबा जो है ये 2023 में ऐड हुआ। अब नवरूज की बात करें तो 2026 में ये ऐड हुआ था होल इंडिया के लिए। लेकिन अब जो सेंट्रल एशिया के जो और भी कंट्रीज हैं, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है, ईरान वगैरह, सभी जगह ये पारसी कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है। तो ओवरऑल एक कंसोलिडेटेड रूप में इस बार 2024 में भी, 2024 में भी ये एंट्री देखने को मिलेगी आपको यूनेस्को के वेबसाइट पे। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। विच ट्रेडिशनल डांस from Gujarat has been inscribed in the UNESCO representative list of intangible cultural heritage of humanity, जैसा कि हम लोगों ने देखा गरबा, है ना। अगला सवाल है, where has India's first analog space mission been launched?
दोस्तों ये एनालॉग स्पेस मिशन जो है ना, उसके बारे में चर्चा पहले बाद में करेंगे। पहले देख लेते हैं ये कहाँ लॉन्च किया गया है। ये लेह लद्दाख में लॉन्च किया गया है। अब ये एनालॉग स्पेस मिशन क्या होता है? तो जस्ट लाइक स्पेस मिशन, आपको ये एक तरीके का सिमुलेशन क्रिएट किया जाता है। आपको लगेगा जैसे आप स्पेस में बैठे हुए हो, ठीक है। और इसके लिए इन्होंने लद्दाख को चुना, ठीक है, क्योंकि हैबिटेट कंडीशन उस तरीके से बनाने में वहां पे उनको सुविधा मिलेगी, है ना। चलिए अगला सवाल है, विच डेट इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्पेस डे इन इंडिया टू कॉमोमरेट द चंद्रयान 3 लैंडर्स टचडाउन ऑन द लूनर सरफेस। दोस्तों चंद्रयान 3 लैंडर जब उस पे जब जिस दिन टच हुआ, वो दिन था अगस्त 2023 है ना। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। 6:03 PM, ये भी मुझे याद है, ठीक है। तो इसीलिए आपको नेशनल स्पेस डे मनाया जाता है, ठीक है। चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी इस दिन, ठीक है, अगस्त 2023। शिव शक्ति पॉइंट, द लैंडिंग साइट इज नेम्ड एज शिव शक्ति पॉइंट, ये भी बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है। तिरंगा पॉइंट क्या है? द साइट ऑफ द चंद्रयान 2 लैंडर क्रैश लैंडिंग इन द 2029, नेम्ड एज तिरंगा पॉइंट। और नेशनल स्पेस डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने देखा, चंद्रयान 3 की लैंडिंग इस दिन हुई थी, है ना। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द 19th एशियन गेम्स इज करेक्ट? पूछा जा रहा है जो 19th एशियन गेम्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। द 19th एशियन गेम्स वर हेल्ड इन 2022 इन हैंगजू, चाइना। 2022 में हुआ था? नहीं दोस्तों, ये गेम था एशियन गेम्स 2022, लेकिन ये आपको कोविड के कारण पोस्टपोन हो गया था। और ये हुआ था आपको 2023 में, कहाँ पे? तो हैंगजू, चाइना में, ठीक है। तो 19th एशियन गेम्स वर हेल्ड इन 2023 इन हैंगजू, चाइना, ठीक है। What was the India's total medal count in 2023 एशियन गेम्स? दोस्तों एशियन गेम्स एसएससी का बहुत ही फेवरेट है, सवालों में देखने को मिल सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। पूछा जा रहा है जो टोटल हमारा मेडल काउंट कितना था, तो 107, ठीक है। और हम लोग देखेंगे, अभी आंकड़े देखेंगे। अगला सवाल है, व्हाट डिड सात्विक एंड चिराग अचीव एट द 2022 एशियन गेम्स? दोस्तों सात्विक और जो चिराग जो थे, उन्हें गोल्ड मेडल मिला था बैडमिंटन में। पहली बार एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल मिला था, ठीक है, हमें। और सात्विक साईराज Ranki Reddy and Chirag Shetty made history by winning India's first ever gold medal in badminton at the Asian Games। ये न्यूज में छाया था, प्रधानमंत्री मोदी ने भी तारीफ की थी। चलिए एक बार एशियन गेम्स को एक बार देख लेते हैं। ये 19th एशियन गेम्स था, 2023 एशियन गेम्स भी इसको बुला सकते हैं, ठीक है, जो कि सितंबर 2023 से लेके अक्टूबर 8 2023 में हुआ, ठीक है। कहाँ पे हुआ? तो हैंगजू, चाइना में हुआ, ठीक है। लेकिन ये गेम हुआ तो मतलब शेड्यूल था 2022 के लिए, कोविड के कारण ये एक साल आगे बढ़ गया। अचीवमेंट की बात करें तो टोटल 107 मेडल्स, और जिसमें 28 गोल्ड मेडल्स, 38 सिल्वर मेडल, 41 ब्रॉन्ज मेडल। 20th एशियन गेम्स जो होगा वो होगा आपको आइची नगोया इन 2026, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दोस्तों एशियन पैरा गेम्स के बारे में भी समझ लो, यहाँ भी हम लोगों ने अच्छा खासा अपने झंडे गाड़े हैं हमने। टोटल 111 मेडल्स इंक्लूडिंग 29 गोल्ड मेडल्स हम लोगों ने आपको पैरा गेम्स, एशियन पैरा गेम्स में हासिल किए। तो एशियन गेम्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, एशियन पैरा गेम्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल है, हु वॉन द इंडियाज फर्स्ट एवर मेडल एट द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप एंड इन विच इवेंट? दोस्तों पूछा जा रहा है इंडिया का पहला एवर मेडल वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कब किसने जीता, ठीक है, और किस इवेंट में जीता? दोस्तों बात हो रही है यहाँ पे अंजू बॉबी जॉर्ज इन वुमेन्स लॉन्ग जंप। ये आज नहीं जीता है, ठीक है, इन्होंने पहले जीता है, लेकिन ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसएससी इसके इसके ऊपर में सवाल पूछ भी चुका है, और भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये सवाल देखने को मिला है, ठीक है। और आपको यहाँ पे सवाल इसलिए दिख रहा है क्योंकि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आंकड़े देख लेते हैं। देखो अंजू बॉबी जॉर्ज को मिला था ब्रॉन्ज, ठीक है, कब की बात है? तो 2003 वुमेन लॉन्ग जंप कैटेगरी में, ठीक है। सिल्वर उसके बाद नीरज चोपड़ा ने जीता था 2022 में मेंस जेवलिन थ्रो में। फिर नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था, बहुत ही तगड़ा न्यूज बना था 2023 में मेंस जेवलिन थ्रो में, ठीक है। और 2023 का वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है ये आपको बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। 1983 से हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस चीज में। अगला सवाल है, वेयर वर द फर्स्ट एवर खेलो इंडिया पैरा गेम्स हेल्ड? पहली बार आपको
खेलो इंडिया पैरा गेम्स आयोजित किया गया है, और ये कहाँ आयोजित किया गया है, तो न्यू दिल्ली में ही आयोजित किया गया है। ठीक है, टॉप पोजीशन पे है हरियाणा विद 105 मेडल्स। ठीक है, 40 गोल्ड, 39 सिल्वर एंड 26 ब्रॉन्ज के साथ। अगला सवाल है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ द फर्स्ट खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 हेल्ड इन न्यू दिल्ली। उससे रिलेटेड ही एक सवाल है, और इसका सही उत्तर है उज्ज्वला, जो कि बेसिकली एक स्पैरो है। फोटो भी देख लो आप। ठीक है, ये रही उज्ज्वला। अगला सवाल है, वेयर विल वेयर विल द फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप टेक प्लेस। पहली बार खो खो वर्ल्ड कप होने जा रहा है हमारे भारत में, कहाँ पे होने वाला है दोस्तों? ये आपको न्यू दिल्ली में ही होने वाला है। कब? तो 2025 में, जनवरी 2025 में। ठीक है दोस्तों, ऐसा कहा जाता है जो खो खो जो गेम है वो महाभारत के टाइम से चलता आ रहा है। ठीक है, और ये जो टैक्टिस और स्ट्रेटजीज हैं वो उसी के समय से चलती आ रही हैं। हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। पहला कंपटीशन 1914 में हुआ था, और उसके बाद खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है 1955 में बना था। फर्स्ट नेशनल चैंपियनशिप 1959 में हुआ था। ठीक है, टीम कॉम्पोजिशन की बात कर लेते हैं, तो हर टीम में 12 प्लेयर्स होते हैं। 9 जो प्लेयर्स होते हैं वो फील्ड में होते हैं एट ए टाइम। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। वेयर वर द 37th नेशनल गेम्स सक्सेसफुली कंडक्टेड। पूछा जा रहा है जो 37th नेशनल गेम्स जो है वो कहाँ पे हुआ था। दोस्तों ये हुआ था गोवा में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। महाराष्ट्र जो है ये आपको टॉप पोजीशन पे है, उसके बाद सर्विसेज, और उसके बाद हरियाणा। ऐसे ही सवाल आपको एसएससी पूछता है, ये आपको पता होना चाहिए। 38th जो है वो होगा उत्तराखंड में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 39th जो है ये मेघालय के द्वारा होस्ट किया जाएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेशनल गेम्स जो है ये एसएससी का फेवरेट है। इस बार के सीजीएल प्री में भी अच्छा खासा सवाल देखने को मिला था। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके इतिहास को पढ़ लेते हैं। देखो फर्स्ट एडिशन जो था, इसको इंडियन ओलंपिक गेम्स पहले कहते थे। ठीक है, और ये पहली बार लाहौर में हुआ था। ठीक है, कब? तो 1924 में। उस समय में हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, और हम लोग अनडिवाइडेड थे, यानी कि अनडिवाइडेड पंजाब लाहौर में ये हुआ था। इसके बाद इसका नाम बदल के नेशनल गेम्स कर दिया गया। ठीक है, कब की बात है? तो जब 8th एडिशन 1938 में हुआ था कलकत्ता में, उसके बाद से ये नाम बदला हुआ है। उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात कर लेते हैं, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस आपको लखनऊ जो है, पोस्ट इंडिपेंडेंस इस गेम को होस्ट करता है। ठीक है, और ओलंपिक के तर्ज पे ये 1985 से ये नेशनल गेम्स खेला जा रहा है। ठीक है, और इस ये ओलंपिक के तर्ज पे न्यू दिल्ली से ये खेलना स्टार्ट हुआ। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और जुरिस्डिक्शन समझ लो आप, नेशनल गेम्स का पूरा जुरिस्डिक्शन जो है ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के पास है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से भी एसएससी ने बहुत बार सवाल पूछा है। 1927 में एस्टेब्लिश होता है विद सर दोराबजी टाटा। ठीक है, एज अ फाउंडिंग प्रेसिडेंट। यही इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है ये आपको ओलंपिक मूवमेंट और कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी इंडिया का गवर्निंग बॉडी है। ठीक है, तो ये चीजें हैं आपको पता होनी चाहिए नेशनल गेम्स से रिलेटेड। चलिए अब अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, वेयर डिड द 18th G20 समिट इन 2023 अकर। ये हमारे 2023 का सबसे बड़ा इवेंट था जो कि न्यू दिल्ली में हुआ था। ठीक है, G20 न्यू दिल्ली समिट की बात करें तो ये वेन्यू था आपको भारत मंडपम में, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं। ठीक है, प्रगति मैदान न्यू दिल्ली के पास है ये। और तारीख कब से कब थी, तो 9 और 10 सितंबर 2023। मोटो था वसुदैव कुटुंबकम, जिसका मतलब होता है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद सिटी तो हम लोगों ने देख ही लिया। फिर पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो G20 मेंबर्स होते हैं। 2023 में ये न्यू दिल्ली में हुआ था, 2022 में ये बाली में हुआ था, और अभी जो हो रहा है 2024 में ये आपको रियो डी जेनेरो में हुआ है। ठीक है, और जब 2023 में हमारे यहाँ हुआ था तो इस समय व्लादिमीर पुतिन और चाइनीज प्रेसिडेंट सी जिनपिंग जो थे, इन्होंने स्किप करने का सोचा। ठीक है, और ये पहली बार हमारे यहाँ G20 समिट हुआ है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आउटकम की बात कर लेते हैं, तो देखो ऐसा है, जो अफ्रीकन यूनियन ज्वाइन G20, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। उसके बाद एक ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस तैयार हुआ है, सहमति बनी है, तो हम लोग ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को G20 के माध्यम से आगे बढ़ें। ठीक है, उसके बाद न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, लीडर्स डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया है, और इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने पे सहमति बनी है। G20 की बात कर लेते हैं, तो ये 1999 में बना था, टू ब्रिंग टुगेदर द फाइनेंस मिनिस्टर एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट
सेंट्रल बैंक गवर्नर्स, तो बेसिकली फाइनेंस मिनिस्टर्स और गवर्नर्स जो होते हैं सेंट्रल बैंक के, उन लोगों को एक मंच पे लाने के लिए ये G20 लाया गया था, ठीक है, जिसमें डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों होंगे। 2008 डेब्यू समिट जो हुआ था वो वाशिंगटन डीसी में हुआ था। तो आपने एक चीज गौर की होगी, जो ये बन तो गया था 1999 में, लेकिन एक भी समिट नहीं हुआ था। 2008 में पहला समिट वाशिंगटन डीसी में होता है ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। वेयर वॉज द वर्ल्ड टॉलेस्ट नटराज स्टैचू बिन इंस्टॉल्ड? दोस्तों ये वर्ल्ड का जो टॉलेस्ट नटराज स्टैचू है, ये भी भारत मंडपम न्यू दिल्ली में ही स्टैब्लिश किया गया है, जैसा कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द महाऋषि इनिशिएटिव एसोसिएटेड विद इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी? दोस्तों इंडिया की जो G20 प्रेसिडेंसी हुई थी, वहां पे एक महाऋषि इनिशिएटिव भी सामने आया था, जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवालों के रूप में देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं, द ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ये नहीं है, उसके लिए एक अलग से ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस ही है बस, ठीक है। एन इंटरनेशनल मिलेट रिसर्च इनिशिएटिव, यही है दोस्तों, मिलेट रिसर्च इनिशिएटिव पे जोर दिया जा रहा है, ठीक है। और एन इंटरनेशनल मिलेट रिसर्च इनिशिएटिव जो आपको G20 से निकल के आया है, उसका नाम है महर्षि इनिशिएटिव, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द यूनेस्को क्रिएटिव क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, UCCN? अब यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के हिसाब से इसमें से कौन सा इंफॉर्मेशन सही है? ग्वालियर इज रिकॉग्नाइज्ड एज सिटी ऑफ म्यूजिक, कोझिकोड इज रिकॉग्नाइज्ड एज सिटी ऑफ लिटरेचर। जब हमने ईयर इन रिव्यू देखा था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का, ये दोनों चीजें हमें देखने को मिली थी, दोनों इंफॉर्मेशन सही है ना। कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको जानने चाहिए। देखो सिटी ऑफ म्यूजिक ग्वालियर, इसके अलावा सिटी ऑफ म्यूजिक चेन्नई भी है, सिटी ऑफ म्यूजिक वाराणसी भी है, ठीक है। उसके बाद सिटी ऑफ क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट की बात करें तो जयपुर और श्रीनगर, ठीक है। और उसके बाद हैदराबाद जो है, ये सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी है, मतलब कहने का मतलब खाने पीने के सेंस में ये बात हो रही है, ठीक है। कोझिकोड सिटी ऑफ लिटरेचर, तो ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सिटी ऑफ म्यूजिक और सिटी ऑफ लिटरेचर जो ग्वालियर और कोझिकोड बना है, ये दिखने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। सिटी ऑफ फिल्म की बात करें तो मुंबई, ठीक है। और ये क्या है, तो ये क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क जो है, ये यूनेस्को के द्वारा लाया गया है टू प्रमोट द सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट अलोंग विद क्रिएटिविटी। चलिए अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इज इनकरेक्ट? पूछा जा रहा है जो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के लिए जो कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इसमें से गलत कौन सा है? द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एकदम सही बात है, और एसएससी का फेवरेट है ये लाइन, ठीक है। आर्टिकल 280 के तहत फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है, और ये एक तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना। अरविंद पनगरिया जो है, इज द चेयरमैन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। ये इंफॉर्मेशन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 15th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन थे वो थे NK सिंह। अभी जो नए बने हैं वो है अरविंद पनगरिया, ठीक है। फाइनेंस कमीशंस प्राइमरी रोल इज टू रिकमेंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यूज बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट्स। बिल्कुल सही बात है। अगर आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में प्राइमरी रोल की बात होगी, तो आप ये समझो, जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट्स को जो पैसे का जो डिस्ट्रीब्यूशन करती है ना, ठीक है, वर्टिकली, मतलब इधर से जा रहा है ऐसे नहीं, वर्टिकली, तो ये फाइनेंस कमीशन देखता है, ठीक है। और ये फाइनेंस कमीशन रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5 years, बिल्कुल सही बात। चलिए 16th फाइनेंस कमीशन के लिए कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन एंड अप्रूवल की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा, आर्टिकल 280 के तहत आपको फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है। अरविंद पनगड़िया जो थे, वो पहले वाइस चेयरमैन थे नीति आयोग के, अब इन्हें बना दिया गया है 16th फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन, ठीक है। और सेक्रेटरी की बात करें तो ऋत्विक रंजनम पांडे। और इसके अलावा फाइनेंस कमीशन का काम क्या है, तो वर्टिकल इम्बैलेंसेस जो है उसको रिड्रेस करना है, और इक्वलाइजेशन ऑफ पब्लिक सर्विसेज भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको समझना होगा। चलिए अगला सवाल है, विच टाइप ऑफ हेपेटाइटिस डज नॉट हैव वैक्सीन्स अवेलेबल? ठीक है, पूछा जा रहा है जिसमें से कौन सा हेपेटाइटिस है जिसमें वैक्सीन नहीं अवेलेबल है। हेपेटाइटिस A B C D। दोस्तों हेपेटाइटिस सी जो है, इसका कोई वैक्सीन नहीं है। इसके अलावा A B C D और E जो है, उसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे मैंने चार्ट में दे रखा है। अब ये आपके करंट अफेयर्स में कैसे आया? इसलिए आया क्योंकि हैविश्योर नाम का आपको इंडिया का पहला अपना हेपेटाइटिस ए वैक्सीन लॉन्च हुआ है, और ये आपको इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स
लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है, जो कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का सब्सिडियरी है। सुन के थोड़ा अटपटा लग रहा है, जो डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड क्या कर रहा है, वैक्सीन बना रहा है, लेकिन हाँ इसी का पार्ट है। आपको इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड, जिसने हैविश्योर नामक इंडिजिनियस हेपेटाइटिस ए वैक्सीन बनाई है। ठीक है, हेपेटाइटिस ए की बात कर लेते हैं तो ये फूड एंड वाटर से फैलता है। फिर हेपेटाइटिस बी की बात करें तो कोई इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड्स, ब्लड, सलाइवा, सीमेन जो भी है उससे फैल सकता है। हेपेटाइटिस सी का कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, और जो भी ट्रीटमेंट है वो एंटीवायरल मेडिसिन के द्वारा किया जाता है, जिसमें आपको इन्फेक्टेड ब्लड्स वगैरह से ये फैलता है, जिसमें आपको नीडल्स, सिरिंजेस, अनसेफ मेडिकल प्रोसीजर्स लाइक ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, इसके कारण ये फैलता है। ठीक है, और हेपेटाइटिस डी की बात करें, पीपल ऑलरेडी इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस बी वो डेवलप कर लेते हैं हेपेटाइटिस सी भी। ठीक है, हेपेटाइटिस ई की बात करें तो फीकल ओरल रूट प्राइमरली विया कंटामिनेटेड वाटर। ठीक है, ये ओवरऑल जो है हेपेटाइटिस, ये वायरस के द्वारा फैला जाता है, ये भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। चलिए, अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज करेक्ट। पूछा जा रहा है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लिए कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इसमें से करेक्ट कौन सा है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज एस्टैब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 124 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बात तो सही लग रही है, ये तो सही है। चलिए, तो यही हो गया, नहीं आगे देख लेते हैं। On 28th January 1950, the Supreme Court of India came into existence under the Constitution of India। बिल्कुल सही बात है, हम लोग 26 जनवरी को रिपब्लिक बने, और ठीक 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो एग्जिस्टेंस में आ गया था। सुप्रीम कोर्ट इज नोन एज द गार्डियन एंड द प्रोटेक्टर ऑफ द सिटीजंस फंडामेंटल राइट। बिल्कुल सही बात है, हमें जो फंडामेंटल राइट्स मिले हैं उसका प्रोटेक्टर और जो गार्डियन है वो सुप्रीम कोर्ट ही है, यानी कि सारी इंफॉर्मेशन सही है। ठीक है, अब ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में न्यूज़ क्यों बन सकता है, क्योंकि अभी हाल ही में आप देख सकते हैं जो नया फ्लैग आपको सुप्रीम कोर्ट को मिला है, जो आप इमेज में देख सकते हो। ठीक है, द न्यू सुप्रीम कोर्ट फ्लैग ऑफ इंडिया इज ब्लू। ठीक है, ब्लू कलर का है। इट फीचर्स द अशोक चक्र, द सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये रहा, 3 एलिमेंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये तो धर्मस्त्र जया, ठीक है, ये तो धर्मस्ततो जया, जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये है वेयर देयर इज धर्मा देयर इज विक्ट्री। ठीक है, और ये जो डिजाइन है वो निफ्ट दिल्ली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ न्यू मेंबर ऑफ ब्रिक्स एज ऑफ January 1st 2024। देखो दोस्तों, ऐसा है, जो कुछ पहले तो ब्रिक्स जो था, पहले तो ब्रिक था, उसका साउथ अफ्रीका जुड़ा, और अब कुछ और मेंबर जुड़े हैं जो कि इफेक्टिव हैं कब से, विथ इफेक्ट फ्रॉम January 1st 2024, जिसमें इजिप्ट है, इथोपिया है, ईरान है, अर्जेंटीना नहीं है। ये बैकआउट कर जा रहा है, और यही आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवालों के रूप में देखने को मिल सकता है। अगला सवाल है, द 15th ब्रिक्स समिट इन 2023 अकर्ड इन विच कंट्री। पूछा जा रहा है जो 15th ब्रिक्स समिट जो था 2023 में, कहाँ हुआ था, साउथ अफ्रीका में हुआ था दोस्तों। ठीक है, 2023 में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे भी समझते हैं। देखो 16th जो है ये कजान रशिया में हुआ है। ठीक है, तो दोनों चीजें आपको समझनी होगी। अब देखो, ब्रिक्स का था ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। 2001 में ब्रिक टर्म कॉइन हुआ जिम ओनील के द्वारा। 2009 में फर्स्ट ब्रिक समिट होता है, कहाँ पे, तो येकाटेरिनबर्ग रशिया में। उसके बाद 2010 में साउथ अफ्रीका ज्वाइन करता है, और तब से ये ब्रिक्स के नाम से जाना जाता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ये 2014 में बनता है थ्रू ब्रिक्स। ठीक है, हेडक्वार्टर्स इन संघाई चाइना, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स को फंड करता है। 2023 में ये समिट होता है जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। यहाँ पे नए मेंबर्स ऐड किए जाते हैं, जिसमें से अर्जेंटीना जो है नई सरकार बनने के कारण विड्रॉ मार देता है, मतलब नहीं करना है। उसके बाद इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूएई, ये सारे के सारे जो हैं आपको ब्रिक्स के नए मेंबर हैं, जो कि इफेक्टिव हैं 1 जनवरी 2024 से। ठीक है, तो यही सारी चेंजेस हैं जो ब्रिक्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है, इसीलिए आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवालों के रूप में देखने को मिल सकता है, क्योंकि नए मेंबर्स ऐड हुए हैं। चलिए अगला सवाल है, उन्नति 2024 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। प्रमोटिंग टूरिज्म इन इंडिया, enhancing digital infrastructure in urban areas, fostering industrial growth and employment generation in the northeastern region of India, developing न्यू एजुकेशनल पॉलिसीज फॉर रूरल एरियाज। दोस्तों ये है आपको नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में इंडस्ट्रियल ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए उन्नति 2024। ठीक है, और इसका
मतलब है उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम। ठीक है, इसी को उन्नति कहा जाता है 2024। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है। जैसा कि आपने देखा होगा प्रीवियस एसएससी के एग्जामिनेशन में पीएम स्वनिधि स्कीम, तो एसवी का मतलब होता है स्ट्रीट वेंडर्स। पूछते हैं ना जो पीएम स्वनिधि स्कीम किसके लिए है, तो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। ठीक है, पीएम स्वनिधि यही है ना। तो सिमिलरली उन्नति 2024 जो है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए ये लाया गया। ठीक है, जिसमें आपको 10 ईयर्स फॉर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, ठीक है, ये पहले से फंड अप्रूव कर दिया गया है, जो यहाँ पे जाओ मतलब एलोकेट कर दिया गया है, जो इस हिसाब से आपको नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट किया जाएगा। ठीक है, नोडल एजेंसी है इसका नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, नेड एफआई, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसेंटिव्स। फाइनेंशियल आउटले की बात करें तो 10,000 करोड़ फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, प्लस एन एडिशनल 8 ईयर्स ऑफ कमिटेड लाइबिलिटीज। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस एक्ट 2023? जन विश्वास एक्ट 2023 का क्या ऑब्जेक्टिव है? तो ये ऑप्शंस देख लेते हैं। इंक्रीज पेनल्टीज फॉर वेरियस ऑफेंसेस, नहीं। डिक्रिमिनलाइज सर्टेन प्रोविजंस ऑफ सेंट्रल एक्ट्स, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इंट्रोड्यूस न्यू रेगुलेशन फॉर बिजनेस, सिंप्लीफाइड टैक्स कोड, नहीं। ठीक है, तो डिक्रिमिनलाइज सेंट्रल प्रोविजंस इन सेंट्रल एक्ट्स, इसके लिए जन विश्वास एक्ट 2023 लाया गया है। ठीक है, और जिसके तहत कुछ बहुत सारे एक्ट्स को, सेंट्रल एक्ट्स को डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया जाए और जुडिशरी का बर्डन थोड़ा कम हो। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग आधे पे पहुंच गए हैं। वेयर वॉज द फर्स्ट एवर न्यूक्लियर एनर्जी समिट 2024 हेल्ड? पहला न्यूक्लियर एनर्जी समिट कहाँ पे किया गया है? दोस्तों ये आपको ब्रुसेल्स में देखने को मिलेगा। यहीं पे आपको इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का भी मुख्यालय है, आईएईए का। ठीक है, तो ये जो इवेंट है ये आईएईए और बेल्जियन गवर्नमेंट के द्वारा मिलके किया गया है, और ये पहला एवर न्यूक्लियर एनर्जी समिट है। अब ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको 32 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें इंक्लूडिंग इंडिया भी है। ठीक है, और ये कॉप 28 जो है ये दुबई में होता है, ये भी सवाल आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था ना, जो न्यूक्लियर एनर्जी को ग्लोबल स्टॉक टेक में डाला गया, और इसके तहत ही आपको ये फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट देखने को मिलता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला सवाल है, द 28th यूएन मीटिंग ऑन द क्लाइमेट चेंज COP28 वाज होस्टेड इन विच सिटी? दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने देखा दुबई। ठीक है, 29th कहाँ पे होगा? कॉप 29 कहाँ हुआ है? तो बाकू अजरबैजान। कब से कब? तो 11th से लेके 22 नवंबर 2024 तक। ठीक है, तो दोनों चीज आपको पता होनी चाहिए, कॉप 28 भी पता होना चाहिए, कॉप 29 भी पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में क्या हो सकती है? मतलब इंडिया की रैंकिंग 1 तो नहीं हो सकती है ना, 50 भी नहीं है, 180 भी नहीं है, 159 पे हम लोग बैठे हुए हैं, है ना। और इंडिया की रैंक है 159 आउट ऑफ 180 कंट्री। ठीक है, और ये जारी कौन करता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में रिपोर्टर्स सैंस बॉर्डर भी देखने को मिल जाएगा। सैंस का मतलब होता है विदाउट, स्पेनिश वर्ड। ठीक है, और ये आपको मे 3 में आया था। मे 3 को पब्लिश हुआ था। क्यों मे 3 को पब्लिश हुआ था, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस दिन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। ठीक है, थीम क्या था? अ प्रेस फॉर द प्लैनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ इन्वायरमेंटल क्राइसिस। टॉप 3 रैंकर्स की बात करें तो नॉर्वे, डेनमार्क एंड स्वीडन। ठीक है, जितने भी नॉर्डिक कंट्रीज हैं इन सभी चीजों में आगे रहते हैं। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो जो क्या हाल है बाकी कंट्रीज के भी। ये इंडिया रेड में है, इसके साथ साथ आपको जितने भी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं वो भी रेड में है। ठीक है, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स भी देख लो, तो ये भी डिफिकल्ट सिचुएशन में है। ठीक है, और हमारे यहाँ तो वेरी सीरियस सिचुएशन है, और हमारे साथ साथ बाकी के भी जितने हैं वहाँ भी यही हाल है। खाली नेपाल जो है वो थोड़ा सा ठीक दिख रहा है मुझे कंपेरेटिवली। ठीक है, विच इज इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, नॉट द क्रिटिकल सिचुएशन, लाइक नॉट द सीरियस सिचुएशन। लेकिन जो ये जो आप नॉर्डिक कंट्रीज जो देख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हाल सुधरा हुआ है। तो ये है प्रेस की स्थिति, है ना। और ये कैसे डिसाइड होता है? तो बेस्ड ऑन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लेजिस्लेटिव, सोशल एंड सिक्योरिटी इंडिकेटर्स। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विच स्टेट वाज आइडेंटिफाइड एज द लीस्ट पुअर इन द नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 रिलीज्ड बाय नीति आयोग?
दोस्तों नीति आयोग ने जारी किया है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023, ठीक है। इसके हिसाब से कौन सा देश कौन सा स्टेट है जो कि लीस्ट पुअर कैटेगरी में आता है? द राइट आंसर इज केरला, ठीक है। लीस्ट पुअर स्टेट केरला, सबसे ज्यादा बेकार स्थिति में है बिहार। दोनों चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। और ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या होता है? पॉवर्टी तो सुना है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें डायमेंशंस मल्टीपल होते हैं। इसमें हेल्थ भी देखा जाता है, एजुकेशन भी देखा जाता है, लिविंग स्टैंडर्ड्स भी देखा जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, व्हेन वाज द ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा पोखरण 1 कंडक्टेड? स्माइलिंग ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा पोखरण 1 कब कंडक्ट किया गया था? तो दोस्तों ये कंडक्ट किया गया था 1974 में, ठीक है। क्यों आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवाल बन सकता है? इसलिए क्योंकि 50 साल पूरे हुए हैं, 50 ईयर्स, है ना। तो 50 ईयर्स हुए हैं तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया इज सेलिब्रेटिंग 50 ईयर्स ऑफ इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन पोखरण राजस्थान, ठीक है, जो कि ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के तहत कंडक्ट किया गया था मई 18 1974 को, ठीक है। इस समय पहला हम लोगों ने टेस्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था, पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन था, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, एंड इट वाज फॉर द नॉन मिलिट्री पर्पसेस। और ये वर्ल्ड के लिए बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट न्यूज था, इसलिए क्योंकि हम लोग पहले ऐसे नेशन थे P5 कंट्रीज को छोड़ के। P5 कंट्रीज मतलब चाइना, रशिया, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, यूएनएससी के जो मेंबर्स हैं जिनके पास वीटो पावर है ना। उसके अलावा पहले ऐसे कंट्री थे जिसने ये मुकाम हासिल किया था, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ था, और इसके 50 साल पूरे हुए हैं, तो फिर आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवालों के रूप में देखने के चांसेस है। चलिए अगला सवाल है, नॉर्वेस्टर्स इज द लोकल वेदर फेनोमेनन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ठीक है, पूछा जा रहा है जो नॉर्वेस्टर्स जो है ये एक लोकल वेदर फेनोमेनन है, किस स्टेट से रिलेटेड है? आपके ऑप्शन है कर्नाटका, केरला, वेस्ट बंगाल एंड राजस्थान। दोस्तों ऑप्शंस के हिसाब से राइट आंसर इज वेस्ट बंगाल, ठीक है। अब इसके बारे में समझते हैं क्या चीज है। दोस्तों नॉर्वेस्टर जो है ये सीवियर थंडरस्टॉर्म्स है इन द प्री मॉनसून सीजन, सीजन से पहले बहुत ज्यादा आपको ये मौसम खराब का जो सिचुएशन है उसको हम लोग जो कि लोकल वेदर फेनोमेनन कह सकते हैं। कहाँ पे? तो आप जैसा कि इमेज में देख सकते हो ये आपको वेस्ट बंगाल, ठीक है, इसके अलावा झारखंड, कुछ एरिया बिहार, ये सारे कवर हो रहे हैं यहाँ पे, उड़ीसा। तो यहाँ पे आपको न्यूज इसलिए बना है क्योंकि इंडिया जो है पहला रिसर्च टेस्ट बेड आपको बनाने जा रहा है ताकि नॉर्वेस्टर्स को अच्छे से पढ़ सके। कहाँ पे? तो चांद बाली उड़ीसा में, जो कि भुवनेश्वर के पास है, ठीक है। और इसको बंगाल में नॉर्वेस्टर्स को काल बैसाखी बुलाते हैं, ठीक है, और आसाम में इसको बारदोली छीरा या फिर पोडोई सिलाज बुलाते हैं। और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो हैवी रेनफॉल होगा, ठीक है, और इसके साथ साथ आपको कभी कभी इसमें हेल स्टॉर्म भी देखने को मिलता है, समटाइम्स टॉर्नेडो भी देखने को मिलता है। कुछ लोकल विंड्स की बात कर लेते हैं। देखो लू, जो कि हॉट ड्राई समर विंड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवाल आता है। जो ये जो एरिया है ना यहाँ पे लू चलती है बहुत ही ज्यादा। फिर आंधी की बात कर लें तो डस्ट स्टॉर्म्स इन द नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल इंडिया। एलिफेंटा क्या है? एलिफेंटा है स्ट्रॉन्ग सदर्ली विंड्स इन द मालाबार कोस्ट। यहाँ पे आपको एलिफेंटा लोकल वेदर फेनोमेनन है। मैंगो शावर्स की बात करें तो प्री मॉनसून शावर्स इन द साउथ इंडिया फॉर क्रूशियल फॉर द मैंगो कल्टीवेशन। ये जो एरिया है यहाँ पे आपको मैंगो शावर्स देखने को मिलता है। ये आपको मॉनसून से पहले ही कुछ बारिश होती है जो कि मैंगो के लिए बड़ा ही बेहतरीन होता है। तो ये ऐसे सवाल आपको एसएससी बहुत बार पूछता है, पूछता आया है, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला सवाल है, विच कंट्री इज लाइकली टू बी द फर्स्ट टू लूज ऑल इट्स ग्लेशियर्स? कौन सी कंट्री ऐसी है जो जिसने अपनी जितनी ग्लेशियर्स हैं सब गवा दिए हैं, ठीक है, और ये है वेनेजुएला, ठीक है। वेनेजुएला का जो लास्ट ग्लेशियर था वो था हम्बोल्ट ग्लेशियर। कहाँ पे? तो सियरा नेवाडा में, वो भी मेल्ट हो गया, ठीक है। और मतलब अब वहाँ पे वेनेजुएला में कोई ग्लेशियर नहीं है। और ये एक छोटा मोटा इवेंट नहीं है, ये बहुत ही शॉकिंग है। और इसीलिए ईयर 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जारी करके बताया गया। जो ईयर 2025 होगा वो होगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। इसके लिए 21 मार्च विल बी द एनुअल वर्ल्ड डे ऑफ ग्लेशियर्स स्टार्टिंग इन 2025। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ये कोई छोटा इवेंट नहीं है। तो आपको ये सवाल देखने को अगर मिले तो ठीक बात है, अदरवाइज यहाँ पे भी आपको सवाल बनते दिख रहे हैं।
ठीक है, चलिए अगला सवाल है, वेयर वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल आरोग्य मैत्री एड क्यूब अनवील्ड। दोस्तों ये सवाल कहीं ना कहीं आपने कहीं भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में देखा होगा या फिर करंट अफेयर्स में सुना होगा। ठीक है, क्योंकि ये एक कॉमन सवाल कह सकते हैं, मुझे बहुत दिखा है ये सवाल। दिसंबर में गुरुग्राम में ये पहली बार अनवील किया गया था, दिखाया गया था, वर्ल्ड का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल। ठीक है, और इसका नाम है आरोग्य मैत्री क्यूब, जो कि प्रोजेक्ट भीष्म के तहत बनाया गया था। भीष्म का मतलब है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। क्या चीज सीन है, आपको एरोप्लेन से C-17 एरोप्लेन होता है, इससे आपको क्यूब्स की तरह गिराएंगे और ये टेंट बन जाएगा अपने आप में, पूरी की पूरी हॉस्पिटल की तरह सारी फैसिलिटीज उसके साथ आ जाएंगी। ये इमरजेंसी रिस्पांस और ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स के लिए बहुत ही बढ़िया माना जाता है। ठीक है, कोई भी डिजास्टर एरिया में जाएंगे सीधे गिरा देंगे, हॉस्पिटल रेडी, टेंट हाउस रेडी, है ना। एक्सरसाइज होपेक्स इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। दोस्तों एक्सरसाइज होपेक्स जो है ये इजिप्ट के लिए है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके जरूर देखो, उसको बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा है, लेकिन आप एक बार देख लोगे आपको याद हो जाएगा, दूसरी बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक्सरसाइज होपेक्स इज द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय इंडियन एयरफोर्स एंड द इजिप्टियन एयरफोर्स। ठीक है, चलिए कुछ 2024 के इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज के नाम भी देख लेते हैं। सिनबैक्स की बात करें तो इंडिया और कंबोडिया नाम से लग गया होगा, इसका लोकेशन पुणे इंडिया में ये किया गया था। ठीक है, एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर की बात करें, इंपॉर्टेंट है, इंडिया और सिंगापुर के बीच में है। ठीक है, जो कि देवलाली इंडिया में इसको एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था। वज्र प्रहार की बात करें तो ये इंडिया और यूएसए का आपको मिलिट्री एक्सरसाइज है कॉम्बैट ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद गरुड़ शक्ति की बात करें तो इंडिया इंडोनेशिया, बहुत बार सवालों में देखने को मिला होगा आपको। विन बैक्स की बात करें तो इंडिया वियतनाम, नाम से ही लग गया होगा। ठीक है, वियतनाम इंडिया बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज है ना। ऑस्ट्रो हिंद की बात करें तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, नाम से ही लग गया होगा। पूर्वी प्रहार जो है ये ट्राई सर्विसेज है, अपना ही है। ठीक है, जो कि मेचुका आंध्र प्रदेश में इस बार देखने को मिला, वहां पे इन्होंने कंडक्ट किया था अपनी एक्सरसाइजेस। ठीक है, जिसमें आपको जितने भी ट्राई सर्विसेज हैं वो सारे मिलके एक साथ कैपेसिटी बिल्डिंग पे एक्सरसाइज कर रहे हैं। सी विजिल जो है इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा किया गया था। उसका संयुक्त विमोचन जो है ये इंडियन आर्मी के द्वारा ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट के लिए, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ HADR के तहत कंडक्ट किया गया था। सैरेक्स की बात करें तो ये भी कोस्ट गार्ड के द्वारा किया गया था, कोच्चि केरला में। खड़ग शक्ति जो है ये इंडियन आर्मी का है। सिम्बेक्स की बात करें इंडिया सिंगापुर का है। एक्सरसाइज अंतरिक्ष अभ्यास जो है ये इंटरेक्टिव ट्रेनिंग है और ये इंपॉर्टेंट है, पहली बार ऐसा हुआ है। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। एक्सरसाइज अंतरिक्ष अभ्यास 2024, ये इंटरेक्टिव ट्रेनिंग है डिफेंस स्पेस एजेंसी ऑफ इंडिया, जिसमें आपको आर्मी, मिलिट्री, नेवी के साथ साथ आपको इसरो सारे हैं। ठीक है, एवेंजर बना रहे हैं कजिंड जो है इंडिया, कजाकिस्तान, मालाबार इंडिया, ये क्वाड कंट्रीज जो है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए, बड़ा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, पता होना चाहिए। उसके बाद इब्सा मार, इब्सा क्या है ना, जो एक तरीके का अलायंस है इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। ये थोड़ा सा दबा हुआ है इसलिए क्योंकि ब्रिक्स में तो सारे कवर हो ही जाते हैं ना, इसलिए इब्सा थोड़ा शांत है, लेकिन अभी आजकल न्यूज में दिखता है। सागर कवच की बात करें तो इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा कंडक्ट किया गया। नसीम अल बहर जो है या ओमान। स्वावलंबन शक्ति की बात करें इंडियन आर्मी के द्वारा। और सिम्बेक्स जैसा कि हम लोगों ने देखा अभी यहाँ पे रिपीट हो गया ये इंडिया सिंगापुर के द्वारा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, जो इसी चैनल पे पड़ी हुई है मिलिट्री एक्सरसाइज की वीडियो, ठीक है, उसको आप एक बार देख लेना, आप भूलोगे नहीं। ये तो है ही, इसके अलावा बहुत सारे जो हैं वो सारे उसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, विच कंट्रीज आर इन्वॉल्व इन द दोस्ती 16 ट्राइलेटरल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज। पूछा जा रहा है जो कौन सा कंट्री दोस्ती 16 ट्राइलेटरल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज में कौन कौन सी कंट्री इन्वॉल्व होंगी। ठीक है, देखो पाकिस्तान तो होगा नहीं क्योंकि दोस्त तो है नहीं हमारा। ठीक है, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंडोनेशिया एंड थाईलैंड। द राइट आंसर इज इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स। मालदीव्स के साथ खटपट तो हुई है लेकिन अभी सिचुएशन ठीक ठाक हो गई फिर से, है ना। तो इट इन्वॉल्व्स द इंडियन कोस्ट गार्ड, श्रीलंकन नेवी एंड द मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्स, ये सारे मिलके दोस्ती 16 कंडक्ट कर रहे हैं। चलिए अगला सवाल है, इन विच इवेंट डिड सुमित एंटिल विन द गोल्ड मेडल एट द पेरिस पैरालंपिक्स 2024। सुमित एंटिल ने गोल्ड मेडल पेरिस पैरालंपिक्स में किस इवेंट में जीता था। दोस्तों ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। मेन जैवलिन थ्रो, जंप,
F64 उनका कोड है, वो डिसेबिलिटी कोड होता है, उस कैटेगरी में इन्होंने ये जीता है। ठीक है। स्मिथ एंटिल जो है गोल्ड मेडल जीतते हैं जेवलिन थ्रो में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और फर्स्ट इंडियन मेल पैरा एथलीट टू डिफेंड हिज टाइटल इन द पैरा ओलंपिक्स। ठीक है, अब थोड़ा सा पेरिस पैरा ओलंपिक्स की भी बात कर लेते हैं। टोटल हमने 29 मेडल्स जीते हैं, गोल्ड 7 जीता है, यानी कि ओलंपिक्स में कोई गोल्ड नहीं जीता लेकिन पैरा ओलंपिक्स में जरूर जीता है, तो पता होना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी ने जम के तारीफ की है इस पैरा ओलंपिक्स ओलंपियंस की, है ना। सिल्वर 9, ब्रॉन्ज 13। सुमित अंटिल गोल्ड इन जेवलिन थ्रो। अवनी लेखरा गोल्ड इन वुमेन 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग। नितेश कुमार गोल्ड इन पैरा बैडमिंटन मेंस सिंगल। हरविंदर सिंह गोल्ड इन मेंस इंडिविजुअल रिकर्व ऑपरेशन ओपन आर्चरी। धर्मवीर नायन गोल्ड इन मेन क्लब थ्रो। और प्रवीण कुमार गोल्ड इन मेंस हाई जंप। मैंने यहाँ पे सिर्फ गोल्ड का ही बताया है, क्योंकि सिल्वर भी डालूंगा तो याद हो ना हो आपको, इतना तो जरूर आपको याद करके जाना है। The Rural Doctors Movement, which was awarded the Ramon Magsaysay Award 2024, belongs to which country? दोस्तों, रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट जो है ये आपको थाईलैंड का मूवमेंट है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये है आपको, इसको मिला है रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट। रेमोन मैग्सेसे अवार्ड जो था, रेमोन मैग्सेसे प्रेसिडेंट थे कहाँ के? ठीक है, फिलीपींस के, वहां से ये अवार्ड दिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। To whom has the President Draupadi Murmu recently given the first विज्ञान रत्न अवार्ड? ठीक है, द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में विज्ञान रत्न अवार्ड, जो कि पहला विज्ञान रत्न अवार्ड, किसे दिया है? दोस्तों, ये दिया है गोविंद राजन पद्मनाभन ने। पद्मनाभन, है ना, गोविंद राजन पद्मनाभन। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंट्स राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024। ठीक है, ये 22 अगस्त की न्यूज़ है, और इम्पोर्टेंट ये है क्योंकि पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों, एक और साइंस के फील्ड में अवार्ड दिया जाता है जिसका नाम है शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, है ना। अब सरकार उस पर बहुत ही कम ध्यान दे रही है, यही कारण है जो आजकल न्यूज़ आर्टिकल्स ज़्यादा छप रहे हैं, तो शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड में सरकार कम ध्यान दे रही है। ठीक है, तो आपको राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि पहली बार ये दिया जा रहा है। ठीक है, इट इज़ द फर्स्ट एडिशन ऑफ राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। टोटल 33 अवार्ड्स दिए गए हैं। ठीक है, जिसमें विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा, विज्ञान टीम, है ना, ये सारे कैटेगरीज में दिए गए। अगला सवाल है, इन विच स्टेट हैज इंडियाज फर्स्ट रोडोडेंड्रॉन ब्यूरॉन्स गार्डन बिन ओपनड? ठीक है, पूछा जा रहा है जो ये जो रोडोडेंड्रॉन्स जो होते हैं, ब्यूरॉन्स क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आपने बोगनवेलिया का प्लांट देखा होगा, तो वो रोडोडेंड्रॉन कैटेगरी में क्वालिफाई करता है। तो बेसिकली एक तरीके का श्रब्स जो पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, कांटे लगे हुए होते हैं लेकिन फूल्स भी होते हैं उनमें। ठीक है, जो जिसे हम लोग रोडोडेंड्रॉन्स कहते हैं, ब्यूरॉन्स बुरांस। तो ये बेसिकली उत्तराखंड में पहला है आपको गार्डन खुला है। ठीक है, और आपको बता दें जो ये रोडोडेंड्रॉन जो है, ये जैसा कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, ये स्टेट फ्लावर है हिमाचल प्रदेश का, नागालैंड का, और स्टेट ट्री है उत्तराखंड का। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, अगला सवाल है, विच एमिनेंट इंग्लिश राइटर वाज रिसेंटली अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस साहित्य अकादमी फेलोशिप? पूछा जा रहा है जो साहित्य अकादमी फेलोशिप किसे मिला है, किस इमिनेंट इंग्लिश राइटर को मिला है? दोस्तों, ये मिला है रस्किन बॉन्ड जी को। ठीक है, रस्किन बॉन्ड भी आपको उत्तराखंड में ही रहते हैं। कहाँ पे? तो मसूरी में। ठीक है, उनके घर पे जाके ये दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इमेज में। ठीक है, और साहित्य अकादमी अवार्ड इनको 1992 में मिला हुआ है। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2012 में मिला हुआ है। इसके अलावा पद्मश्री 1999 में, पद्म भूषण 2019 में इनको मिला हुआ है। कुछ इनकी किताबें हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है जानना। एक तो है वैग्रेंट्स इन द वैली, वंस अपॉन अ मॉनसून टाइम, एंग्री रिवर, स्ट्रेंजर्स इन द नाइट, ऑल रोड लीड टू गंगा, टेल्स ऑफ फॉस्टर्सगंज, लेपर्ड ऑन द माउंटेन, टू मच ट्रबल। ये सारे के सारे रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखे गए। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, The Sinkula Pass, which was in the news recently, is located in which region? पूछा जा रहा है जो सिंकुला पास जो है ये किन दो लोकेशन के बीच में है? ठीक है, तो ये है हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बीच में। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। और ये न्यूज़ में क्यों है? ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने इसका आप समझो फर्स्ट ब्लास्ट मतलब बनाने के लिए उद्घाटन किया है ये। ठीक है, और ये जो टनल है ये 15,800 फीट पे है। ठीक है, जो कि 4 साल में बनेगा, और वर्ल्ड का हाईएस्ट होगा, जो कि चाइना का मिला टनल जो है उसको भी पीछे छोड़ देगा।
ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, ये रहा सिंकुला पास। Subramanya Dhareshwar, who passed away recently, was a famous singer in which folk dance? दोस्तों, ये जो सुब्रमण्यम धारेश्वर जो हैं, ये आपको यक्षगान के सिंगर थे। ठीक है, बाकी के ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो। ये कथक डांस फॉर्म है, कथकली डांस फॉर्म है, बारबा नहीं, मतलब इसमें और इसमें कंफ्यूजन है। यक्षगान इज इंपॉर्टेंट, तो आप यक्षगान पे टिक लगा सकते हो, है ना। तो रिनाउंड यक्षगान सिंगर हैं ये। ठीक है, और और इन्हें भागवत बुलाते हैं। ठीक है, और इन्हें टाइटल क्या मिला है, तो भागवत श्रेष्ठ। भागवत कौन हुए, तो यक्षगान में जो बैकग्राउंड सिंगर होते हैं ना, उसे भागवत बुलाते हैं, और ये भागवत श्रेष्ठ है। ठीक है, तो ये नाम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही होना चाहिए। चलिए अगला सवाल है, विच कंट्री हैज लॉन्च इट्स फर्स्ट मून मिशन आई क्यूब क्यू इन द कोलैबोरेशन विद चाइना? आई क्यूब क्यू मिशन जो है वो चाइना के साथ मिलकर कोलैबोरेट करके किसने लॉन्च किया है? पहला मून मिशन है, तो ये है पाकिस्तान का। चलो चाइना के हेल्प के साथ ही शुरू कर रहा है, कुछ तो कर रहा है ना। ठीक है, और ये चाइना का चैंग 6 लूनर प्रोब है। ठीक है, उसी का इस्तेमाल करके ये आई क्यूब क्यू लॉन्च किया है पाकिस्तान ने। चलिए, टू विच कंट्री हैज इंडिया एक्सपोर्टेड मिसाइल्स फॉर द फर्स्ट टाइम? ठीक है, अब पूछा जा रहा है, जो इंडिया ने पहली बार मिसाइल को एक्सपोर्ट किया है किस कंट्री को, तो किया है हमने फिलीपींस को। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट तो है ही, कौन से मिसाइल को, तो हमने ब्रह्मोस को, पहला बैच ब्रह्मोस का हमने दिया है। दो कारण है, एक तो ये जो साउथ चाइना सी है ना, देखो लोकेशन की बात करें तो ये रहा इंडिया, ये रहा चाइना। इंडिया से ऐसे निकल के जाएंगे तो ये पड़ता है साउथ चाइना सी। ठीक है, और यहाँ पे है फिलीपींस। और फिलीपींस को अगर हम लोग मिसाइल देंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं चाइना का ही दबदबा कम होगा, है ना। तो इसलिए एक बहुत ही अच्छा कदम है। ठीक है, चलो भाई। और ये जो पहला एक्सपोर्ट जो है वो कब हुआ था, तो अप्रैल 20 2024 को। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, पता होना चाहिए आपको। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में भी आप समझ लो। ब्रह्मोस मिसाइल जो है ना, ये इंडिया और रसिया के साथ मिलकर बनाया गया है। यहाँ पे दो नदियों के नाम आपको देखने को मिल जाएंगे, एक तो ब्रह्मपुत्र और रशिया का मॉस्कोवा। ठीक है, ये सुपरसोनिक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल। चलिए अगला सवाल है, विच कंट्री हैज लॉन्च द अंगारा एएस रॉकेट? अंगारा एएस रॉकेट किस कंट्री ने लॉन्च किया है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है रशिया। ठीक है, नाम से नहीं लगता ये अंगारा जो होगा रशिया का होगा। दैट्स व्हाई इट इज अ पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, ताकि आपको पता चले जो कंफ्यूजन कहाँ हो सकती है ना। अंगारा एस रॉकेट जो है ये रशिया के द्वारा डेवलप किया गया है, और ये अंगारा रॉकेट फैमिली का हिस्सा है। ठीक है, और ये छोटा मोटा रॉकेट नहीं है, बहुत बड़ा रॉकेट है, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, विच फिल्म हैज बीन सिलेक्टेड एज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर द ऑस्कर्स 2025? लापता लेडीज, ये नाम आपको पता होना चाहिए, ये इंडिया की ऑफिशियल एंट्री थी ऑस्कर 2025 के लिए। ठीक है, एंट्री थी बस, ये आपको दिमाग में रखना है। विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू एलिमिनेट लेप्रोसी? लेप्रोसी को खत्म करने वाली पहली कंट्री कौन बनी है? तो ये बनी है जॉर्डन। नहीं, विच कंट्री हैज बिकम, हाँ, द फर्स्ट कंट्री टू एलिमिनेट लेप्रोसी, यस जॉर्डन, राइट आंसर। ठीक है, जॉर्डन हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू एलिमिनेट लेप्रोसी। ठीक है, लेप्रोसी जो है ये आपको बैक्टीरिया के द्वारा होता है, माइकोबैक्टीरियन लेपेरे। ठीक है, जो कुष्ठ रोग आपने हिंदी में सुना होगा, कुष्ठ रोग, वही होती है लेप्रोसी। लेप्रोसी, ठीक है। कैसे ट्रीट करते हैं, तो इसके लिए मल्टी ड्रग थेरेपी आती है, एमडीटी के थ्रू लेप्रोसी को ट्रीट किया जाता है। और ये किसने बताया, जो भाई जॉर्डन ने आपको लेप्रोसी को खत्म कर दिया है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, अगला सवाल है, विच कंट्री इज कोलैबोरेटिंग विद इंडिया ऑन द लूनर पोलर सोलर मिक्सिंग, लूनर पोलर सोलर मिशन लूपेक्स टू एक्सप्लोर द मून्स साउथ पोलर रीजन? दोस्तों, पूछा जा रहा है, जो इंडिया के साथ कौन सी कंट्री कोलैबोरेट कर रही है ल्यूपेक्स के लिए, ठीक है, ताकि मून के साउथ पोलर रीजन को एक्सप्लोर किया जाए? दोस्तों, इसका सही आंसर है जापान। ठीक है, जापान का ही, जापान और इंडिया मिलके ला रही है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है जैक्सा, ये भी आपको पता होना चाहिए, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, तो साउथ पोलर रीजन है, वहां पे एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, क्या एक्सप्लोर करेंगे, तो भाई पानी तो है, या फिर कुछ और एलिमेंट्स है कि नहीं। ठीक है, लुपेक्स इज शेड्यूल्ड टू लॉन्च नो अर्लियर देन
2028। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। इंडिया के मून मिशन की बात करें तो चंद्रयान 1 जो था ये 2008 में कंडक्ट किया गया था। इंडिया का पहला लूनर प्रोब था। चंद्रयान 2 जो था ये 2019 में किया गया था, जो कि सॉफ्ट लैंडिंग कैपेबिलिटीज को दर्शाने के लिए था, लेकिन हमारा लैंडर क्रैश कर जाता है। चंद्रयान 3 की बात कर लेते हैं तो ये सक्सेसफुली लैंड होता है, ठीक है, इन साउथ पोल इन अगस्त 2023। चलिए अगला सवाल है, विच कंट्री लॉन्च द स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून स्लिम ऑल्सो नोन एज मून स्नाइपर। दोस्तों यहाँ भी राइट आंसर इज जापान। ठीक है, इसके बारे में समझो क्या है। द मिशन इज कॉल्ड स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून ऑल्सो नोन एज मून स्नाइपर। टाइमलाइन समझो, देखो 6 सितंबर 2003 को स्लिम लॉन्च होता है, ठीक है। 2024 जनवरी 19 को ये आपको मून पे लैंड कर जाता है, ठीक है। कुछ इनिशियल डिफिकल्टीज आती हैं, लेकिन ये लैंडर फिर से ऑपरेशनल हो जाता है। और इस तरीके से जापान जो है ये 5th कंट्री बन जाता है जो कि मून पे साउथ पोल की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, कंफ्यूज नहीं होना, मून पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5th कंट्री है ना। साउथ पोल में तो हम लोगों ने झंडा गाड़ा है, ठीक है। मून के साउथ पोल पे लैंडिंग करने वाले हम लोग हैं। विच कंट्री डेवलप्ड द लिग्नोसैट द वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट। यहाँ भी जापान है, ठीक है दोस्तों। ये क्या है, तो लिग्नोसैट जो है ये जापान का वुडन सैटेलाइट है। क्यों भेज रहे हैं, वो इसलिए भेज रहे हैं, देख रहे हैं जो भाई वुड का क्या स्कोप है स्पेस में, टिकेगा भी कि नहीं टिकेगा, ठीक है, सस्टेनेबल है कि नहीं है ना। और इसके अगर सस्टेनेबल है तो ये स्पेस पॉल्यूशन को टारगेट करने के लिए, एड्रेस करने के लिए सही चीज रहेगा, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा, है ना। इंडिया और फ्रांस ज्वाइंट सैटेलाइट मिशन तृष्णा फोकसेस ऑन। ऑप्शंस देखो, एक्सप्लोरिंग मार्स, भाई मार्स मिशन तो कुछ है नहीं ऐसा, है ना। ऑब्जर्विंग अर्थ क्लाइमेट इज द राइट आंसर, ठीक है। स्टडी ऑन द मून वो तो हम लोग जापान के साथ कर रहे हैं ना। लॉन्चिंग कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज आल्सो नॉट द राइट आंसर। राइट आंसर इज ऑब्जर्विंग अर्थ क्लाइमेट, ठीक है। Krishna is the collaborative mission between India and France aimed at monitoring Earth climate and environment with high resolution thermal imaging. चलिए अगला सवाल है, What is the name of the new space agency established by South Korea? दोस्तों स्पेस एजेंसी एक नई आई है मार्केट में साउथ कोरिया के द्वारा, जिसका नाम है कासा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब ये मत समझना है जो कासा जो है KASA है तो आसान हो जाएगा। ऑप्शंस ऐसे घुमाने वाले होंगे ना जो कुछ और भी नाम दे देंगे, ठीक है। तो कासा स्टैंड्स फॉर कोरियन एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और किस लिए है, तो फिर स्पेस में अपना नाम कमाने के लिए, है ना। चलिए अगला सवाल है, विच स्टेट वाज द फर्स्ट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट अ डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी। कौन सा स्टेट है जो डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी लेके आया है। राइट आंसर इज गुजरात, ठीक है। ठीक है, अगर आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये सवाल आ जाए जो सेमीकॉन इंडिया कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो वो नोएडा, ग्रेटर नोएडा में हुआ था, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो इम्प्लीमेंट डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी की बात करें तो गुजरात, सेमीकॉन इंडिया कहाँ पे हुआ था, तो नोएडा में हुआ था। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट। पूछा जा रहा है जो फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट कौन से हुए थे क्या हैं अभी। ये हैं गोपी थोटाकुरा, ठीक है। ब्लू ओरिजिन जो है ये अमेजोन के द्वारा स्पेस में भेजने की तैयारी है, स्पेस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। तो अमेजोन नहीं, बेसिकली अमेजोन के जो CEO हैं जेफ बेजोस, ठीक है, वही भेज रहे हैं लोगों को जो भाई जाओ तुम क्या हो। इसके अलावा स्पेस टूरिज्म में सभी लोग हाथ आजमा रहे हैं, चाहे वो इलॉन मस्क हो स्पेस एक्स के, या फिर वर्जिन गैलेक्टिक जो आपको वर्जिन एयरलाइंस के जो CEO हैं वो हो, सारे आजकल स्पेस में जाने की तैयारी कर रहे हैं, मतलब लोगों को ले जाने की, ठीक है। तो गोपी थोटाकुरा जो है ये ब्लू ओरिजिन से ये जाने वाले हैं, ठीक है। हु इज रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड्स यंगेस्ट चेस चैंपियन, ठीक है। पूछा जा रहा है जो वर्ल्ड यंगेस्ट चेस चैंपियन जो है कौन है। नन अदर देन डी गुकेश। अभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सवाल, ठीक है। हाल ही में ये अचीवमेंट इनको मिला है, वर्ल्ड यंगेस्ट चेस चैंपियन है। डी गुकेश बिकेम द वर्ल्ड यंगेस्ट एवर वर्ल्ड चेस चैंपियन एट द एज ऑफ 18, ठीक है। और इन्होंने गैरी कास्परोव का रिकॉर्ड तोड़ा है जो कि 22 के एज में वर्ल्ड चैंपियन बने थे, है ना। और इन्होंने हराया किसको था वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन्होंने डिंग लैरन को हराया था, कहाँ पे, तो 14th राउंड में और फाइनल गेम में 2024
फिडे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप इन सिंगापुर। इतने भी इंफॉर्मेशन थी आपको यहीं पे देखने को। अगला सवाल है विच टीम वॉन द गोल्ड मेडल फॉर इंडिया एट द 45th फिडे चेस ओलंपियाड इन बुडापेस्ट हंगरी। ठीक है दोस्तों, 45th फिडे चेस ओलंपियाड जो था ये बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित किया गया था। यहाँ पे दोनों इंडियन मेन और वुमेन चेस टीम जो थे दोनों को मिलता है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। देखो 45th फिडे चेस ओलंपियाड फिडे बुडापेस्ट हंगरी में, ठीक है, जिसमें आपको बोथ मेन और वुमेन चेस जो है टीम्स जो है उन्हें गोल्ड मेडल मिलता है। मेन टीम में थे गुकेश डी आर प्रगनानंदा, अर्जुन एडिगाइसी और विदित गुजराती। ये सारे नाम इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि पूछ देंगे इसमें से कौन से चेस प्लेयर हैं कौन से नहीं है। ठीक है, परफॉर्मेंस की बात करें, द मेन टीम वॉन 10 आउट ऑफ 11 मैचेस डिफीटिंग स्लोवेनिया इन द फाइनल राउंड। इंडिविजुअल गोल्ड्स किनको किनको मिलता है, तो दो व्यक्ति को मिलता है। कौन कौन, तो गुकेश डी और अर्जुन एरिगैसी। ठीक है, उसका वुमेन टीम मेंबर्स की बात करें तो हरिका ड्रोनावल्ली, वैशाली आर, दिव्या देशमुख, वंतिका अग्रवाल, तानिया सचदेव। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगला सवाल है व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द खेलो इंडिया वुमेन्स लीग। दोस्तों, खेलो इंडिया वुमेन्स लीग का नाम अब बदल दिया गया है, अब ये है अस्मिता वुमेन्स लीग। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। जो देखो, एक तो ये है अस्मिता नाम बदल दिया गया। ठीक है, ये अस्मिता वुमेन्स लीग है, ये ऑफिशियली नेम्ड है। खेलो इंडिया वुमेन लीग का नाम अब हो गया है अस्मिता वुमेन्स लीग। लेकिन प्रोजेक्ट अस्मिता अगर आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आ जाए तो ये है एम्स टू प्रोड्यूस 22,000 बुक्स इन इंडियन लैंग्वेज ओवर द नेक्स्ट 5 years टू प्रमोट रीजनल लैंग्वेज इन एजुकेशन। ठीक है, तो ये दोनों आपके 2024 के ही करंट अफेयर्स हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, और इसी के तहत आपको ये जो खेलो इंडिया वुमेन्स लीग जो अब स्मिताज वुमेन लीग्स लीग है, इसके तहत ही स्मिता पोर्टल भी बनाया गया है जिसमें स्कूल कॉलेज गवर्नमेंट बॉडीज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को अस्मिता वुमेन्स लीग को लॉन्च करने में कंडक्ट करने में हेल्प करेगी। ठीक है, और खेलो इंडिया प्रोग्राम जो था ये 2018 में इनिशियली लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज समझो, कीर्ति। कीर्ति क्या है, तो खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, ये आपको 9 से लेके 18 साल, मतलब 9 से लेके 18 ईयर्स तक के बच्चों को टारगेट करेगा ताकि के टैलेंट को, स्पोर्ट्स के टैलेंट को और निखारा जाए। और इसके अलावा ये ड्रग अब्यूज और गैजेट एडिक्शन जो बच्चों के बीच में होता है उसको भी टारगेट करेगा। इसके अलावा अब आते हैं रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग रिसेट प्रोग्राम के तहत। ये भी जो है ये क्या करेगा, इसका ऑब्जेक्टिव है जो रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन जो है ना उनको एम्पावर करेगा। ठीक है, वो नेसेसरी नॉलेज स्किल्स देगा और इन्हें एम्प्लॉयमेंट को, मतलब एम्प्लॉयबल बनाने के लिए, ठीक है, काम करेगा। बस यही है। तो ये आपको रिसेट आपने देख लिया, कीर्ति देख लिया, इसके अलावा स्मिता देख लिया, स्मिता पोर्टल देख लिया, और प्रोजेक्ट स्मिता जो डिफरेंस है वो भी आपने समझ लिया। अगला सवाल है व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट होम ग्रोन जीन थेरेपी फॉर कैंसर डेवलप्ड बाय आईआईटी बॉम्बे, टाटा मेमोरियल सेंटर एंड इम्यूनो एक्ट। दोस्तों, इसका सही आंसर है कार्टी सेल थेरेपी। ये आपको पता ही होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है ना क्योंकि ये बहुत ही यूनिक और इनोवेटिव इनोवेशन है। आपको पता है जो कैंसर कितना डेडली डिजीज है, अब इसमें एक बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू अचीवमेंट है जिसमें आईआईटी बॉम्बे और टाटा मेमोरियल सेंटर एंड इम्यूनो एक्ट का बहुत ही बड़ा रोल है। ठीक है, तो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवालों के रूप में देखने को ये मिल सकता है, इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है ना, जो आपको ब्लड कैंसर है उसको टारगेट करने के लिए, इसके अलावा और भी कैंसर्स में इसका रिसर्च चल रहा है, लेकिन ब्लड कैंसर में ये बहुत ही कारगर साबित हुआ है, कार्टी सेल थेरेपी। ठीक है, लोग कैंसर से मुक्त भी हुए हैं इस कार्टी सेल थेरेपी के थ्रू। अगला सवाल है विच सिटी वाज इनॉग्रेटेड एज इंडियाज फर्स्ट सोलर सिटी बाय मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान। उस समय में शिवराज सिंह चौहान थे, अब तो मोहन यादव हो गए हैं, है ना। और राइट आंसर इज सांची। तो मध्य प्रदेश सोलर पावर में बड़ा ही अच्छा कर रहा है। आपको वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है ओमकारेश्वर में है, ये भी मध्य प्रदेश में है क्योंकि नर्मदा नदी पे है। ये भी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। What is the primary purpose of the Pradhan Mantri Suryoday Yojana launched on 13th February 2024? प्राइमरी पर्पस क्या है पीएम सूर्योदय योजना का? ठीक है, तो ये है इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पैनल्स ऑन द हाउस रूफटॉप्स, है ना।
अब इसके बारे में समझो, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे तो चाहते थे प्रधानमंत्री मोदी जो इसको घर घर तक फैलाएं। ठीक है। और वैसे भी आपको सोलर पावर को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी चीजें सामने आई हैं। तो ये 13 फरवरी 2024 को पीएम मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था। Installation of solar panels on 1 crore household rooftops to provide up to 300 units of free electricity per month and subsidies up to 78,000 को पता होना चाहिए। ठीक है। 1 करोड़ हाउसेज में लगाना है, रूफटॉप्स पे लगाना है, 300 यूनिट की फ्री इलेक्ट्रिसिटी से आपको मिल जाएगी पर मंथ। और सब्सिडीज आपको जो भी इंस्टॉलेशन कॉस्ट होगा उसमें 78,000 की गवर्नमेंट बेयर करेगी। अगला सवाल है, विच इंडियन स्टेट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट्स, सबसे ज्यादा रामसर साइट्स जो हैं वो कौन से स्टेट के पास है? तो राइट आंसर इज तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको अभी टोटल 85 रामसर साइट्स हैं, जिसमें 18 जो रामसर साइट्स हैं वो तमिलनाडु के पास है। ठीक है। यहाँ पे तमिलनाडु है 85 लिखा हुआ है, नहीं तो विल बी 18। Which country partnered with India to launch the Green Fuel Alliance? ग्रीन फ्यूल अलायंस के लिए कौन सी कंट्री ने पार्टनरशिप की है इंडिया के साथ? बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, डेनमार्क। हमने G20 में देखा था ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, GBA। ठीक है, यहाँ पे GFA, ये क्या है? ग्रीन फ्यूल अलायंस, जो कि हमने डेनमार्क के साथ पार्टनरशिप किया है। ठीक है। और एजेंडा क्या है? तो नेशंस गोल ऑफ अचीविंग कार्बन न्यूट्रलिटी। ठीक है, हम लोग कार्बन न्यूट्रल होना चाहते हैं। What is the name of India's first AI startup to reach 1 billion valuation? $1 billion। ठीक है, कृत्रिम। ये आपको पता होना चाहिए किनके द्वारा? तो ओला के फाउंडर थे, फाउंडर थे क्या हैं, भावेश अग्रवाल। ठीक है। और इन्हीं की कंपनी है कृत्रिम, जो कि इंडिया का पहली एआई यूनिकॉर्न बन के आई है। ठीक है। What is the name of the humanoid robot that will fly into space ahead of ISRO's गगनयान मिशन? इसरो गगनयान मिशन से पहले, ठीक है, एक कौन सी ह्यूमनॉइड रोबोट को स्पेस में भेजा जाएगा? द आंसर इज व्योमित्रा। ठीक है, ये रही व्योमित्रा। ठीक है, ये गगनयान मिशन से पहले जाएंगी, उसके बाद गगनयान मिशन में भी जाएंगी और डिमोन्स्ट्रेट करेंगी, जो देखो भाई हम ऐसे ऐसे गए थे और ऐसी ऐसी चीजें हमने की। ठीक है। Which state launched the Mahatari Vandan Yojana scheme to provide financial assistance to benefits to women? Right answer is छत्तीसगढ़। महातरी वंदन योजना जो है ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की स्कीम है। ठीक है। इसमें 23 से लेकर 60 साल तक की महिलाओं को फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। ठीक है। हाल ही में ये न्यूज़ में आ गया था इसलिए क्योंकि जो इसके बेनिफिशियरीज थे वो उसमें फर्जी बेनिफिशियरी हैं, इसमें सनी लियोन वगैरह का नाम डाल दिया था। चलिए, अगला सवाल है, विच कंट्री इज प्रोवाइडिंग द इंडियन आर्मी विद द इग्ला एस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स, शॉर्ड VSHORAD। ओके, राइट आंसर इज रशिया। ठीक है, ये रशिया का ही एयर डिफेंस सिस्टम है जो अभी आपको इंडियन आर्मी इससे इक्विप्ड होगा। ठीक है। एयर डिफेंस सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो आपको एक है आयरन डोम टेक्नोलॉजी, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। ये क्या है ना, ये है टेक्नो ये क्या है? आयरन डोम टेक्नोलॉजी। ये है आपको इसराइल के पास। पैलेस्टीन अगर कोई रॉकेट चलाती है ना, तो इसराइल ने अपना इतना स्ट्रॉन्ग कर रखा है आपको एयर डिफेंस सिस्टम, जो इस रॉकेट को ये हवा में ही गिरा देती है। और इसकी प्रिसीजन इतनी स्ट्रॉन्ग है, जो ये वर्ल्ड में सबसे बेस्ट माना जाता है, आयरन डोम टेक्नोलॉजी, जो कि इसराइल का है। ठीक है, तो कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवाल आ जाए तो बस समझ लेना। Which cricket stadium in India was the first to get a hybrid pitch? कौन सा ऐसा इंडिया का क्रिकेट स्टेडियम है जिसको हाइब्रिड पिच जब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? ये आपको मिलेगा HPCA स्टेडियम धर्मशाला में। ठीक है, और ये क्यों किया जा रहा है? इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये जो हाइब्रिड पिच जो है ना, वो आपको आइकॉनिक वेन्यूज जैसे लॉर्ड, ओवल, ये सारे ग्राउंड में आपको हाइब्रिड पिच देखने को मिलता है। इसमें नेचुरल ग्रास ग्रास के साथ साथ सिंथेटिक फाइबर्स का भी इस्तेमाल होता है, जो कि आपको पिच के ड्यूरेशन को बढ़ा देता है, ड्यूरेशन को मतलब ड्यूरेबिलिटी को बढ़ा देता है और प्लेएबिलिटी को भी बढ़ाता है। और आपको HPCA स्टेडियम पहला है जहां पे ये हाइब्रिड पिच आपको देखने को मिलेगा। द ब्रू ट्राइब, ऑल्सो नोन एज रियांग, प्राइमरली रिसाइड्स इन विच इंडियन स्टेट्स?
दोस्तों ब्रू ट्राइब के बारे में पूछा जा रहा है, आपके ऑप्शन है उड़ीसा एंड बिहार, बिल्कुल नहीं। वेस्ट बंगाल एंड आसाम, बिल्कुल नहीं। त्रिपुरा एंड मिजोरम इज द राइट आंसर। कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ये जो आपको ब्रू ट्राइब है, ये इंडिया के साथ साथ आपको इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, ईस्टर्न नेबरिंग कंट्रीज जैसे म्यांमार वगैरह, वहां पे भी आपको देखने को मिलेंगे। अब ये जो है ना ब्रू रैंक ट्राइब्स, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपको त्रिपुरा, मिजोरम और आसाम में देखने को मिलेंगे। ये हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, जस्ट लाइक शोम्पेन जो कि हम लोगों ने देखा जो ग्रेट निकोबार के थे। अब वो भी वोटिंग से रिलेटेड है, ये भी वोटिंग से रिलेटेड है, लेकिन अंतर यहाँ पे ये है ना, जो ये जो ब्रू ट्राइब्स हैं, ये आपको इंडो मंगोलॉइड रेशियल स्टॉक के हैं, लेकिन ये हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब इनकी लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट है, कॉक बोरक डायलैक्ट। आपके एसएससी ने पूछा है, तो कॉक बोरक डायलैक्ट जो है वो कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? द राइट आंसर इज त्रिपुरा। ठीक है, अब ये करते क्या है, तो ये ब्रू ट्राइब झूम कल्टीवेशन करते हैं, नोमैडिक फार्मिंग करते हैं, नोमैड है बेसिकली। इनका डांस है होजागिरी। आपके एसएससी ने क्या पूछा है कि होजागिरी कहाँ का डांस है? ये है आपको त्रिपुरा का, है ना। ये फेस्टिवल है बुइसू। इसके अलावा ये फर्स्ट टाइम लोकसभा वोटर्स बने हैं 2024 में, क्योंकि ये आपको मिजोरम से सेटल हुए हैं, वहां पे थोड़ा सा दिक्कत था, तो इनको त्रिपुरा में जो बसाया गया है, उसके बाद ये न्यूली सेटल्ड ब्रू वोटर्स जो हैं ऑफ त्रिपुरा, इन्होंने पहली बार वोटिंग की है। यही कारण है जी ये न्यूज में देखने को मिलते हैं। अगला सवाल है, विच स्टेट लॉन्च द स्कूल ऑन व्हील्स इनिशिएटिव? द राइट आंसर इज मणिपुर। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। ये जो मणिपुर है, ये आपको रिलीफ कैंप्स में एजुकेशन देना चाहती है। आपको पता है जो मणिपुर जो है वहाँ पे एथनिक क्लैश हो रहा है, वहाँ पे स्कूल ऑन व्हील्स स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, मोबाइल स्कूल बस विद लाइब्रेरी, कंप्यूटर्स, स्पोर्ट्स आइटम्स, जिसके साथ साथ टीचर भी होंगे, ताकि इन्हें बच्चों की पढ़ाई न रुके, है ना। अगला सवाल है, हु इज द न्यू लोकपाल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड इन 2024? अब नए लोकपाल कौन बने हैं? देखो, सबसे पहले थे पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, अभी कौन है? तो जस्टिस अजय मानिकराव खानविलकर। ठीक है, ये नाम आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल है, हु इज द करंट लीडर ऑफ हाउस इन द राज्यसभा एज ऑफ 2024? लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं पूछा जा रहा है, लीडर ऑफ हाउस पूछा जा रहा है। राइट आंसर इज जगत प्रकाश नड्डा। ये जो है ये लीडर ऑफ हाउस है। लीडर ऑफ हाउस लोकसभा में हुए नरेंद्र मोदी, और राज्यसभा में हुए जगत प्रकाश नड्डा। लीडर ऑफ अपोजिशन हुए लोकसभा में राहुल गांधी, और राज्यसभा में हुए मल्लिकार्जुन खड़गे। स्पीकर हुए लोकसभा में ओम बिरला, और राज्यसभा में हुए जगदीप धनखड़। ठीक है, अगला सवाल है, वेयर इज द गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? दोस्तों, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, ये है आपको मध्य प्रदेश में। ठीक है, और ये क्यों न्यूज में है? ये इसलिए न्यूज में है क्योंकि ये सेकंड होम होने जा रहा है इसका। तो हमने नामीबिया से जो चीता लाए थे का, ठीक है, पहला होम था कूनो नेशनल पार्क। अब ये गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में भी रहेंगे, और यहाँ से तेंदुओं को हटाया जा रहा है ताकि चीता को रखा जा सके। ठीक है, और यही आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। Who is the author of the book The Battle of Belonging released in 2024? The Battle of Belonging जो है ये आपको शशि थरूर के द्वारा लिखा गया। ठीक है, किस चीज के लिए है? तो बेसिकली नेशनलिज्म एंड पेट्रियटिज्म के कॉन्टेक्स्ट पे ये लिखा गया है। दोस्तों, नेशनलिज्म और पेट्रियटिज्म के कॉन्टेक्स्ट पे सबसे अच्छा रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ठीक है, और यहाँ पे शशि थरूर ने लिखा है बैटल ऑफ बिलोंगिंग। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2024? दोस्तों, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का थीम था आपको लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस। ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, नो बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, नो बायोडाइवर्सिटी, रिस्टोरेशन नहीं होगा, लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस। अगला सवाल है, हु वॉन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 2024? दोस्तों, लिटरेचर कैटेगरी में नोबेल प्राइज 2024 का मिलता है हांगकांग को। ठीक है, हांगकांग हांगकांग की नहीं है, ये है साउथ कोरिया की। ठीक है, इनका नाम है हांगकांग। किस चीज के लिए मिलता है इन्हें? इन्हें मिलता है ताकि ये पोएटिक प्रोज दर्शाई हैं, जिसमें आपको हिस्टोरिकल ट्रॉमास और एक्सपोजिंग ह्यूमन फ्रेजिलिटी को दर्शाई है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बेस्ड है ये बुक। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट किताब है, और इन्हें मिलता है आपको नोबेल प्राइज लिटरेचर में। इसके अलावा आप यहाँ पे बाकी के नाम भी पढ़ सकते हैं, 2024 के नोबेल प्राइज विनर्स। ठीक है,
आप स्क्रीन को पॉज करके इसको अब पढ़ लेना। और यहाँ पे मैंने कीवर्ड्स ऑलरेडी हाईलाइट कर रखे हैं, ताकि अगर आपको ये पूछ दे जो फिजिक्स में इनको मिला है, किस चीज़ के लिए मिला है, तो आपको पूरी चीज़ याद नहीं रखनी, बस ये समझो मशीन लर्निंग न्यूरल नेटवर्क्स, केमिस्ट्री में प्रोटीन के लिए, ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो जाना, बायोलॉजी से मेडिसिन से कंफ्यूज मत हो जाना, मेडिसिन में माइक्रो आरएनए के लिए, और लिटरेचर में एक्सपोजिंग ह्यूमन फ्रेजिलिटी पोएटिक प्रोस, और पीस के लिए आपको निहोन हिंडेनक्यो को मिला है फॉर न्यूक्लियर वेपन्स, मतलब वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। बस आपको याद करने के लिए बस ये कीवर्ड्स दे रखे हैं हमने। और इकोनॉमिक साइंसेज के लिए स्टडीज ऑफ हाउ इंस्टीट्यूशंस आर फॉर्म्ड, बस आपको याद रखना है इन सब चीजों। चलिए लास्ट सवाल है, व्हाट इज द एज ग्रुप एलिजिबल फॉर नेशनल पेंशन सिस्टम वात्सल्य, पीएस वात्सल्य स्कीम, ठीक है। एनपीएस वात्सल्य स्कीम जो है, इस बार आपने बजट में सुना होगा बारे में। इसमें पूछा जा रहा है जो एलिजिबल एज ग्रुप क्या होगा, ठीक है। तो एज ग्रुप है एलिजिबल 0 to 18 ईयर्स, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको अनाउंस तो किया गया था बजट में, लेकिन ये लॉन्च हुआ है 18 सितंबर 2024 को। एज है 0 to 18 ईयर्स। एसएससी का फेवरेट होता है पेंशन, ठीक है, हमेशा कहीं ना कहीं से सवाल बना के पूछ देते हैं। तो बस यही है, मिनिमम डिपॉजिट है 1000 पर मंथ, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। रेगुलेट कर रही है पीएफआरडीए, यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसी के साथ आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच।